Hi dear bankers, I hope you all are doing great. So in this video we are going to cover IE and IFS के मॉड्यूल बी जो कि आपके IE IFS का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला मॉड्यूल है जो कि कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के उस मॉड्यूल को हम कवर करने वाले हैं और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छे से आपको फोकस में रखने की ज़रूरत है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो उस सबको हम कवर नहीं कर रहे। वी आर नॉट कंप्लीटिंग द होल सिलेबस बिकॉज कुछ कमेंट्स मुझे पिछले सेशंस में ऐसे आए थे कि मैम क्या हम सब कवर कर रहे हैं? नहीं, हम सब कवर नहीं कर रहे, लेकिन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन टॉपिक्स की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है हम उन्हें डेफिनेटली इस सीरीज़ के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो मॉड्यूल बी की वीडियोस हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप अपने जैब में 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप edutap.in पर जाकर कुछ कोर्सेज हैं जो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके जैब के कोर्सेज पर क्लिक करना है एंड यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज जिसमें आपको सुपर क्रैश कोर्स दिख जाएगा, टेस्ट सीरीज दिख जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, ये लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 और साथ में मास्टर कोर्स एंड ऑल दैट। तो ये क्या कोर्सेज हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आफ्टर द क्लास। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मॉड्यूल बी। Hello dosto, welcome to this video. This video is part of a JIB on the go series. You can practice and prepare all the most important topics of all the four components as part of this series on the go. यानी कि जब आप को टाइम मिले, ब्रेक के टाइम पे, कम्यूट के टाइम पे, यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो। 15-20 मिनट्स का वीडियो होता है, आराम से एक या दो टॉपिक्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। इसमें ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं सीरीज ऑफ वीडियोस में जो जिनका बहुत हाई चांस है एग्जाम में आने का, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस हो। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन होगा ओवर द आई एंड आईएफएस का टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैसा पूछा गया है, एंड हाउ इतना कितना डेप्थ में आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक्स, आई वुड लाइक टू शो यू दिस क्वेश्चन। राइट, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है May 2023. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. तो ये क्वेश्चन आप अगर आंसर कर पा रहे हैं then well and good. If not, let us go through the topic and try to understand कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है एज अ स्टडी, एज अ डोमेन। अगर हम देखें, इट डिस्कसेस थ्री थिंग्स। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? कोई भी प्रोडक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्शन कैसे उसका जो है हो रहा है। प्रोडक्शन होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड किस तरीके से बनेगा? पहले जो व्हीट है उसको उगाना पड़ेगा, फिर इसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, है ना, फैक्ट्रीज में, देन ब्रेड विल बी मेड अप, ब्रेड को सेल किया जाएगा बाय द बेकरीज। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। तो ये जो व्हीट उगाया जा रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, पहले हम पढ़ चुके हैं। इट गोज टू द सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, एंड फाइनली ब्रेड इज बीइंग सोल्ड बाय द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड जो जो बेकरीज है उनके द्वारा ये ब्रेड सेल किया जा रहा है ऑनलाइन। फिर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ये ब्रेड जो है सेल किया जाता है। तो दिस इज हाउ इज द प्रोडक्शन हैपनिंग ना। प्रोडक्शन होने के बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना। ये फिर जो होलसेल मार्केट्स है वहां से फिर रिटेल मार्केट्स में जाएगा, इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड वहां रिटेल मार्केट से पीपल उसे जो है खरीदेंगे। खरीदने के बाद दे विल बी कंज्यूमिंग इट, दिस इज कॉल्ड द कंजम्पशन। जो खरीदने वाला प्रोसेस है फ्रॉम द रिटेल मार्केट मेनली, दैट इज द कंजम्पशन प्रोसेस। तो इस तरीके से तीन चीजों को मेनली जो है इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट करता है, दैट इज प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड स्टेज, एंड कंजम्पशन विच इज द थर्ड स्टेज। एक्चुअली ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ग्रीक वर्ड ओइकोस जिसका मतलब होम है, एंड नेमेन जिसका मतलब मैनेजमेंट या डिस्पेंसेशन, यानी कि होम मैनेजमेंट। जैसे ही आप होम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पैसे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने घर पे, है ना। तो वो मनी जैसे ही रिसीव किया जाता है बाय योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, स्पेसिफिकली जो घर की गृहिणी होती हैं, वो फिर इस मनी को मैनेज
करते हैं कि कहाँ पर एक्सपेंडिचर करना है, क्या कितना सेविंग्स करना है, राइट, कितना यहाँ टैक्स एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स में जाएगा, दैट इज द थिंग। तो इकोनॉमियो इस तरीके से इनका ये दोनों वर्ड्स का संगम हो रहा है, ग्रीक वर्ड इकोनॉमियो विच इज कॉल्ड होम मैनेजमेंट, और इकोनॉमियो धीरे 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 जाके इकोनॉमिक्स ऐसा बन गया, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। नाउ दिस इकोनॉमिक्स हैज बीन वेरी प्रॉपर्ली डिफाइंड, फंडामेंटल डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स का है ये तीन मेन इकोनॉमिस्ट ने दिया है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडम स्मिथ, आप तो सुना होगा। तो एडम स्मिथ ने अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस, बार बार एग्जाम में ये जो बुक्स एंड ऑथर्स है ये आ जाते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर बुक किसने लिख रखी है। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक जो है लिखी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अभी तो डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, बट पहले क्या राजा रजवाड़े होते थे, उनका क्या था, इकोनॉमिक्स होता क्या था, मेनली टू मैनेज देयर वेल्थ, उनका वेल्थ को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स होता है। तो दैट इज व्हाई ही गेव दिस डेफिनेशन कॉल्ड द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि इनके डेफिनेशन को हम वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। एडम स्मिथ के डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। काफी मटेरियलिस्टिक है, कैसे वेल्थ प्रोड्यूस एंड कंज्यूम किया जा रहा है इसके बारे में ही डिस्कशन वेल्थ डेफिनेशन में दिया गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पूरा काम है वेल्थ से रिलेटेड मैनेजमेंट करना, बस, ठीक है। अब सेकंड, जब जैसे अब तो राजा रजवाड़ों के बाद डेमोक्रेसी आ गया, तो गवर्नमेंट आ गया। अब गवर्नमेंट का मेन ऑल्दो दिखाने का मेन एजेंडा क्या रहता है, राइट, करती भी है लोगों का भला करना, इजंट इट, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो अल्फ्रेड मार्शल नाम के इस व्यक्ति ने एक और बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करके। तो इस बुक में इन्होंने बताया कि दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर, यानी कि कितना लोगों का वेलफेयर हो रहा है, दैट्स ऑल। अब डेमोक्रेसी आया तो डेफिनेशन इस तरीके से चेंज हो गई, ठीक है। तो प्रमोटिंग वेलबींग एंड ऑल, और इनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में आई थी, इसमें इन्होंने बताया था। तो अल्फ्रेड मार्शल का जो डेफिनेशन दिया गया, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन, व्हाट कैन दिस बी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द वेलफेयर डेफिनेशन। पहला क्या था, एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन, दूसरा क्या है, अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर डेफिनेशन। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दिस इज लियोनेल रॉबिन्स, इनके द्वारा अब तीसरी जो है डेफिनेशन दी गई है। ये आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल लगेगा। अभी मैं आपको एक सवाल पूछूं, अगर इफ आई एम गिविंग यू 10,000 रुपीज, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को मैं कहूँ कि आपको 10,000 रुपए मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं, व्हाट वुड यू डू? कोई कहेगा सर हम शॉपिंग करेंगे, कोई कहेगा सर हम घूमने जाएंगे, कोई कहेगा सर हम इसे सेव करेंगे, कोई कह रहा है कि सर हम इसे इन्वेस्ट करेंगे। अरे 10,000 ही रुपए है, रुक जाओ, ठीक है। तो या फिर कोई कहेगा कि हम किसी को लोन में देंगे, कोई हमारा जो लोन है उसे चुकाएंगे। बहुत सारे जो है हमारे वांट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें एंड्स भी कहा जाता है, यानी कि ये जो रिसोर्सेज इनका एंड्स बहुत सारा है, बहुत चीजें करने का थॉट तो रहता ही है, बट क्या हमारे पास मीन्स यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सफिशिएंट अमाउंट के मीन्स अवेलेबल है, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है क्या? नहीं, ठीक है। तो आर मीन्स आर लिमिटेड, बट आर वांट्स किस तरीके के हैं, अनलिमिटेड हैं। तो वी हैव टू चूज, हमें चूज करना पड़ेगा अब एक के लिए बेस्ट क्या है। लेट्स से अभी के लिए बेस्ट है कि 10,000 रुपए किसी ने दिया तो इन्वेस्ट कर लिया, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। इफ द एनवायरनमेंट इज गुड एवरीथिंग, तो इन्वेस्ट कर लिया, इजंट इट? तो ये डिसीजन टू यूटिलाइज द लिमिटेड मींस टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स, और उसमें से बेस्ट चॉइस क्या होगा, दैट इज समथिंग विच इज द वर्क ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली और ये जो हमारे मीन्स है लिमिटेड है, और इन्हें स्कार्स कहा जाता है। देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ दिस मीन्स, ठीक है, बहुत कम है, पैसे तो कम ही है, जितना भी हो पैसे कम ही होते हैं, राइट। तो स्केर्सिटी ऑफ दिस मीन्स, तो ये जो डेफिनेशन है, इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ मी स्केर्सिटी, ठीक है। मीन्स एंड एंड्स का स्टडी यहाँ पर होता है, यानी कि मीन्स जो हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, स्कार्स है, बहुत कम है, एंड उसके बहुत सारे यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस है, राइट। इनमें से किस चीज के लिए हमें यूज करना है वो डिसाइड किया जाएगा बाय द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर लियोनेल रॉबिन्स ने क्या कहा, इट इज द स्केर्सिटी डेफिनेशन। क्या कहा इन्होंने कि ये जो है डेफिनेशन दिया गया, दैट इज द स्केर्सिटी डेफिनेशन, राइट। नाउ इट इज योर टर्न टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scars means which have alternative uses. So this definition is called which definition? Wealth definition, scarcity definition, welfare definition, modern definition. में से कौन सा definition economics का? You can tell me.
in the comment section. ठीक है, अब तो आप आंसर कर पाएंगे, राइट? तो लेट मी नो द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा ये क्वेश्चन पिछले जो सेशन उसमें पूछा गया था सीएसआर में, अगर डिफॉल्ट किया जा रहा है तो डिफॉल्टिंग कंपनी को कितना, 1 करोड़, एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर को एटलीस्ट कितना पे करना होगा, 2 लाख। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डी, 1 करोड़ एंड 2 लाख। Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Shab on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. So, today we are going to talk about a very, very important concept in the microeconomics, that is the price mechanisms and equilibrium. So far we have read the demand and supply concepts. तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि डिमांड एंड सप्लाई जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब क्या होता है? अभी तो हमने इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स की तरह इनको पढ़ा, है ना? तो आज हम बात करेंगे कि जब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या उसके आउटकम्स निकलते हैं। सो व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? क्या होता है जब डिमांड एंड सप्लाई साथ में आते हैं? तो देखो, वैसे नॉर्मली अभी हमने सीखा कि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस ऊपर जाता है तो सप्लाई ऊपर चली जाती है, प्राइस नीचे जाता है तो सप्लाई नीचे चली जाती है। सिमिलरली प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा, डिमांड विल फॉल डाउन, एंड इफ द प्राइस विल गो डाउन ऑफ एनीथिंग, है ना, डिस्काउंट पे चीजें मिलती हैं तो हम उसकी ज्यादा डिमांड करते हैं एज अ कस्टमर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ्स में इस तरह से होता है सप्लाई और इस तरह से होता है डिमांड। इस पॉइंट पर क्या सिचुएशन है जब ये डिमांड एंड सप्लाई आपस में मीट करें, इंटरसेक्ट करें? इस पॉइंट को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। दूसरी चीज, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसके सामने, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के सामने, अगर यहां पर मैं वाई एक्सिस पर प्राइस लिख रही हूं और इधर मैं क्वांटिटीज लिख रही हूं, तो यहाँ पर जो प्राइस आता है इसे हम बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस। और ये वो प्राइस है जहां पर अगर कोई प्रोडक्ट आ जाए तो ना ही उसकी डिमांड एक्सेस होगी ना ही उसकी सप्लाई एक्सेस होगी। जितना डिमांड लोग कर रहे हैं सिर्फ उतनी एग्जैक्ट सप्लाई जो है हो रही है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा एक पॉइंट क्लिक हो जाता है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। प्राइस मैकेनिज्म अपने आप में क्या है? ये जो ग्राफ हमने अलग अलग बनाए हैं इस तरह से, है ना, दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जब ऊपर नीचे माहौल होता रहता है ना, क्यों होगा ऊपर नीचे माहौल? ये पॉइंट्स ऊपर या नीचे क्यों जाएंगे? ड्यू टू वेरियस चेंजेस इन प्राइस। तो प्राइस अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पर सप्लाई ऊपर चली जाएगी, राइट? सो कहने की बात ये है कि इन ग्राफ्स के ऊपर के जो पॉइंट है ये अलग अलग प्राइस मैकेनिज्म को दर्शाते हैं। ये ऊपर और नीचे क्यों होते हैं ये हम अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन जब ये टकराते हैं आपस में, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, एक बार ये हिट हो गया तो ये अपने आप में सेम ही रहता है, उसके बाद ये चेंज नहीं होता ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अदर फैक्टर्स में अगर कोई चेंज आए, जो अदर फैक्टर्स हमने किए थे डिमांड के केस में भी और सप्लाई के चेंज में भी, सिर्फ तभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हिलता है दोबारा और हमें नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना पड़ता है। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स में कोई चेंज ना है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बिल्कुल बेहतरीन, एकदम एक लेवल्ड प्राइस जो है वो हमें देता है, जिसमें कि ना डिमांड ऊपर है या नीचे है, कम या ज़्यादा है, ना ही सप्लाई कम या ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये आपको दी है सेबों की पेटी। ठीक है, लेट्स से मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप कस्टमर्स हो। यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, ए से सी सिनेरियो है हमारे पास, ए बी सी डी ई, अलग अलग हमारे पास सिनेरियोस हैं। पहले सिनेरियो में मैं 500 रुपए की पेटी, ठीक है, मैं सप्लायर हूँ, मैं 500 रुपए की पेटी जो है वो सप्लाई कर रही हूँ। अब ऐसे में आप लोग डिमांड कितने की कर रहे हो? सिर्फ 9 की कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही मैंने वो 400 करी, अब मैंने 400 तो कर दी, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, या मेरे जैसे और सप्लायर्स हैं उनको लगेगा यार प्रॉफिट मार्जिन पहले तो चलो 400 रुपये हो रहा होगा, अब 300 रुपये रह जाएगा, है ना। अगर मान लो 100 रुपये खर्चा भी है सेब उगाने का, तो 300 रुपये पहले मुझे 400 प्रॉफिट हो रहा था इस केस में, क्योंकि 100 तो खर्चा ही है, 400 मेरा प्रॉफिट, इस केस में 300। तो हो सकता है कुछ डीमोटिवेटेड हो जाए सप्लायर्स, वो निकल जाए इस गेम से। तो अब सप्लाई जो है वो 16 बॉक्सेस की हो गई, लेकिन डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप लोग एज अ कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए इसकी तरफ। ठीक है, तो आपने अपनी डिमांड जो है वो बढ़ा ली। सिमिलरली मैंने इधर प्राइस और कम किया एज सप्लायर, अब यहाँ पर सप्लायर्स तो निकल गए, है ना। मार्केट की जो प्राइस है नया जब इस्टेब्लिश हुआ, कुछ सप्लायर्स कम हो गए, लेकिन यहाँ पर डिमांड बढ़ गई। और ये पॉइंट ऐसा रीच हुआ कि यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी कि जितना मैं सप्लाई कर रही थी मार्केट में उतने ही
बॉक्सेस की डिमांड अब आ रही है, तो कोई वेस्टेज नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा सरप्लस बन नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है कि डिमांड नहीं है, मतलब सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेटल हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ना ही प्राइस के पास ऊपर जाने का फोर्स है, प्रेशर है कि भाई नहीं तुम ऊपर बढ़ो। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस के पास डाउनवर्ड जाने का मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डाउनवर्ड जा रहा है, जो डिमांड करने वाले हैं कस्टमर्स है वो बढ़ रहे हैं, तो प्राइस के पास कहीं ना कहीं प्रेशर है कि भाई तुम थोड़ा सा नीचे जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। ओके, सो टू पॉइंट इट आउट अगेन, एक बार इसको फटाफट से दोबारा देख लेते हैं। ये प्राइस है जो कि ऊपर से नीचे जा रहा है। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे जाएगा, डिमांड क्या होगी? क्योंकि डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है ना। प्राइस जब नीचे जाता है क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, तो ये बढ़ रही है 9 10 12 15 20। लेकिन जब प्राइस नीचे जाता है तो सप्लाई का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो सप्लाई विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग डाउन। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। प्राइस जैसे जैसे नीचे गया, सप्लाई भी नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18 16 12 7 0, राइट। देयर विल कम अ पॉइंट जब सप्लाई जीरो हो गई, क्योंकि 100 रुपए की मुझे लागत आ रही थी बनाने में और मेरा प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा। अगर प्राइस बॉक्सेस का, ये एप्पल की जो पेटीएस का प्राइस अगर मैं 100 रुपए कर दूं, तो जितना मुझे खर्चा आ रहा है उतने पे ही मैं बेच रही हूँ, कोई प्रॉफिट है ही नहीं। ऐसे में कोई सप्लायर सप्लाई करेगा ही नहीं माल, राइट। तो यहाँ पर सप्लाई जो है आप देख सकते हो जीरो हो गई, बट डिमांड जो है यहाँ पर बहुत हो गई, क्योंकि अगर 100 रुपए की कहीं से मिलती है बॉक्स एप्पल का, तो पीपल विल डेफिनेटली बाय इट बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन अ वेरी चीपर प्राइस। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मार्केट, ये साटे नहीं है, ये स्टेट है, ठीक है। स्टेट ऑफ मार्केट क्या है? यहाँ पर सरप्लस है इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड इतनी नहीं है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो किसी चीज को जब अवेलेबल हम ज्यादा करा देते हैं, क्या होता है? बहुत सप्लाई है, सरप्लस में पड़ा हुआ है ना, तो दिस इज सरप्लस। लेकिन यहाँ पर प्राइस के ऊपर क्या प्रेशर हो रहा है कि भाई तुम नीचे जाओ, तुम्हें इतना कोई खरीद नहीं रहा, एक्स्ट्रा सामान बन के पड़ा हुआ है, तो थोड़ा नीचे जाए प्राइस ताकि लोग अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। सिमिलरली जब डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, दैट मीन्स शॉर्टेज इज देयर, दैट मीन्स प्राइस के ऊपर प्रेशर है कि भाई तुम थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, क्योंकि लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं लेकिन इतनी सप्लाई नहीं है। जब किसी चीज की डिमांड बहुत होती है और उसकी सप्लाई नहीं होती, तो क्या होता है? प्राइस जो है वो ऊपर चला जाता है, उसके पास प्रेशर होता है ऊपर जाने का। तो ये मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स इस एक स्लाइड में पूरा का पूरा कोर जो है ना ये समझा दिया है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे जाकर आप इंटरेस्ट में लगाओगे, माइक्रो मैक्रो में लगाओगे, मतलब बेसिकली दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड सप्लाई मनी की बात करो, डिमांड सप्लाई किसी प्रोडक्ट की बात करो, तो दिस इज हाउ इट गोज, राइट। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ ये। इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व जो कि ऊपर को जा रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है। ये हो गया मेरा डिमांड कर्व जो कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है, फेसिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है? ये सरप्लस है। ये क्या है? ये वो है जिसमें कमी हो रही है, ठीक है, डेफिसिट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन अगर हमें आए एग्जाम में, उसे हमें कैसे हैंडल करना है। मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपके पास ग्राफ बनाने के लिए डेटा है, एक या दो पॉइंट्स का भी, मेक श्योर कि प्राइस मैकेनिज्म वाले या इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आप ग्राफ बनाकर करो। इससे बेहतरीन और शॉर्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का। कैसे? सो लेट्स से कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। गाड़ी का जो मेरे पास डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है वो ये है, ठीक है। ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है। दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व। ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है कि मान लो ये 4 लाख रुपए है, ठीक है, दिस इज 4 lakhs। ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब ड्यू टू एनी रीजन, लेट्स से कोई फेवरेबल चेंज, अदर फैक्टर्स पढ़े थे ना हमने, लेट्स से इनकम में चेंज आ गया लोगों की, अदर फैक्टर में चेंज हो गया। अदर फैक्टर जो कि इनकम है उसमें इंक्रीज आ गया। अब नाउ व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज, दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर, तो जो डिमांड कर्व है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, दैट विल बी पॉइंट दिस, राइट। इस पॉइंट को कंसिडर कर कर मैं एक और इसके आगे लाइन खींच लूंगी। अब मुझे पता चल गया कि अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो नया मेरे पास बनकर आ रहा है, उसमें मैं 4 के 5 लाख भी दूंगी। 5 लाख में जितनी डिमांड इस गाड़ी की है उतनी ही सप्लाई भी होगी। इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैपेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई एग्रीकल्चरल आउटपुट में। मीन वाइल द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज्ड एज वेल। अब देखो यहाँ पर ना, ये अगर मेरे इनिशियल पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर मेरा जो सप्लाई कर्व है ये वाला डायरेक्ट वाला, इसमें भी इंक्रीज है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एग्रीकल्चर में, प्रोड्यूस में, प्रोडक्शन में टेक्निकल एडवांसमेंट हुई है, यानी कि अदर फैक्टर जो है वो फेवरेबल हो गया, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। इन इनकम ऑफ कंज्यूमर भी बढ़ गई, तो मेरा डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये मेरा पहले वाला इक्विलिब्रियम था, ये मेरा अब वाला इक्विलिब्रियम है, जो कि बाय चांस इसके बिल्कुल सामने ही लाई कर रहा है। अगर सिर्फ एक चीज में चेंज आया होता तो ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ लाई करता। राइट, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? पहले इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, लेकिन अब क्योंकि नया इक्विलिब्रियम दोनों चेंजेस आने के बाद भी इसके सामने ही लाई कर रहा है, द प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ नहीं करना है, पहले आपने नॉर्मल ग्राफ्स बना लेने हैं, उसके बाद जो भी चेंज है, अगर डिमांड में चेंज है फेवरेबल, उसको राइट कर दो, नहीं तो उसको अनफेवरेबल है तो लेफ्ट कर दो। सप्लाई में फेवरेबल है तो राइट कर दो, नहीं तो लेफ्ट कर दो। और जो भी नया इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो कि प्राइस में क्या चेंज है और क्वांटिटी में क्या चेंज है। राइट, तो ये बिल्कुल आपका। Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So, today we are going to cover a very important topic of Module B, that is money supply. तो money supply क्या होती है और कैसे काम करती है, हम उसके बारे में जानेंगे। But before moving ahead, let me tell you, जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सीरीज की जैब ऑन द गो, ये जैब ऑन द गो जो सीरीज है, इसमें हमारा मोटिव ये है कि जो भी टॉपिक हम सीरीज में कवर करें वो हम इतने अच्छे तरीके से कवर करें कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए, सो यू आर एबल टू आंसर इट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई देखो, हमने डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर किया है ना, उसमें हमने क्या समझा? डिमांड किसी चीज की कौन करते हैं? जो कंज्यूमर्स हैं। सप्लाई कौन करते हैं? द वन हु प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर कमोडिटी। उसी प्रकार से मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है हम उसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं ओवरऑल सप्लाई के कॉन्सेप्ट से। सो मनी सप्लाई इज पैसे की सप्लाई इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसे होती है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी इन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक ऑफ मनी मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, देखो अब ये मत कहना कि मैम कंट्री में तो पैसा जनरेट होता रहता है, हम जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं हम और पैसा ग्रोथ जो है वो करते रहते हैं, पैसा ग्रो करते रहते हैं। लेकिन लेट मी क्लैरिफाई वेरी मेजर कॉन्सेप्ट हेयर कि जब हम चीज़ें खरीदते हैं, है ना, एक 500 का नोट है, मैंने उसे यूज़ किया, वही मैंने एक प्रोडक्ट खरीदने में लगाया। फर्दर वो जो 500 का नोट है जिसको मैंने वो प्रोडक्ट जिससे खरीदा उसने किसी और चीज़ में लगाया, ऐसे कर करके सर्कुलेट ज़रूर हो रहा है पैसा। द जीडीपी, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो उस पैसे से चीज़ें बन रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, वो इंक्रीज ज़रूर हो रही हैं, लेकिन पैसा नहीं इंक्रीज हो रहा। पैसा तो आरबीआई ही पब्लिश करता है और आरबीआई ही इशू करता है, तभी सप्लाई में इंक्रीज आता है। और जब वो रोकता है इंटरेस्ट लगाकर, है ना, या और किसी अलग अलग टूल्स की हेल्प से पैसे के फ्लो को रोकते हैं, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ मनी सप्लाई। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है समझने का वो ये है कि मनी सप्लाई कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द मनी नहीं है। ठीक है, जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ इन मनी नहीं है। मनी सप्लाई का मतलब है कि एक कंट्री में, ये अगर मैंने इंडिया बना दिया है जो कि थोड़ा सा अच्छी शेप का नहीं है, बट कोई बात नहीं, इंडिया अगर मैंने ये बनाया है, कितना पैसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉक हो रखा है हमारी इकोनॉमी में, that is called money supply. That is the level of money supply that we are having in our economy. But does that mean that this पैसा कैन नॉट फ्लो विद इन, अंदर इंटरनल फ्लो इसका नहीं रहेगा? क्या ऐसा है? नहीं, वो पैसा ये जो अंदर इकोनॉमी में ये तो घूमता रहेगा और ऐसे ही जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक ऑफ मनी है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री में कितना पैसा अवेलेबल है जो कि इन सर्कुलेशन है। सो आरबीआई जो है, इट इज द कोर इंस्टीट्यूशन जो कि इस पूरे मनी सप्लाई को हैंडल करता है। पैसा कब कितना आएगा इकोनॉमी में, कब कितना सकआउट होगा, ये सारा कुछ आरबीआई डिसाइड करता है और ये एक रिपोर्ट भी भेजता है हर 14 दिन में, फोर्टनाइटली बेसिस पर। क्यों कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऐसा इसलिए करता है आरबीआई ताकि प्राइस लेवल्स को कंट्रोल में रखा जा सके, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे रहे और साथ ही साथ एक्सचेंज रेट्स पैसे के जो हैं, रुपी के हैं, वो कंट्रोल में रह सके। तो बेसिकली ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड इंटरनल इन्फ्लेशन के लिए
मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल किया जाता है थ्रू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज आरबीआई। आरबीआई सारे के सारे नोट्स प्रिंट करता है ना, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 98% ऑफ द करेंसी। जितनी भी करेंसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया में है, 98% इज इशूड बाय और प्रिंटेड बाय आरबीआई। बची हुई 2% क्या है? बची हुई 2% में लेस देन 2% एक्चुअली इट इज द कॉइन्स जो मिंट करे जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉइन्स मिंट नहीं करती आरबीआई, तो एंड 1 रुपी नोट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो 2% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे पैसे का, पूरे मनी का, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मेन जो चंक है दैट इज गिवन बाय आरबीआई, तो इसीलिए जब भी मनी सप्लाई की बात आती है तो आरबीआई आपके दिमाग में आना चाहिए। अब अलग अलग लेवल्स हैं मनी सप्लाई के, ठीक है, M0 से लेकर M4, आज की कहानी यही है, M1 M2 M3 M4 की। ठीक है, तो ये जो अलग अलग सप्लाई लेवल्स हैं इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो M0 इज द बेस लेवल। ठीक है, सबसे पहला लेवल जहां पर मनी इकोनॉमी में आता है। ठीक है, सो इट इज द बेस लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन, जो ऑलरेडी करेंसी है इन सर्कुलेशन, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, अलग अलग बैंक्स के डिपॉजिट जो आरबीआई के पास पड़े हैं, और अगर कोई फॉरेन डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बेस मनी में ये सब चीजें आ जाती हैं। अब ये पहली बार अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसको ना आप ऐसे देखो कि ये 5 लेवल्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से लेवल में क्या क्या चीजें आती हैं। तो M0 में आता है करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, कितनी करेंसी घूम रही है, बैंक्स का कितना डिपॉजिट, कितना पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, और फॉरेन रिजर्व्स या कोई और किसी और तरीके का डिपॉजिट कितना आरबीआई के पास पड़ा है। ये 3 चीजें आती हैं M0 में। M0 के सिनोनिम्स भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। सिनोनिम्स मतलब और किस किस नाम से हम M0 को जानते हैं। सो 5 नाम आपके पास आएंगे: M0, बेस मनी, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, एंड फिफ्थ इज प्राइमरी मनी। ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी नाम का यूज होकर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मनी सप्लाई पे अब आ जाते हैं। फर्स्ट लेवल तो हमें समझ आ गया कि M0 क्या है, मोटा मोटा, है ना। क्या है M0? करेंसी कितनी सर्कुलेट हो रही है, बैंक के पास, आरबीआई के पास बैंक्स का कितना पैसा है, और आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स कितने हैं। दिस इज द बेस लेवल ऑफ मनी सप्लाई। आगे अगर लेवल्स पर बढ़ना है तो 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला, पैसे को 2 जगहों पर स्टोर किया जा सकता है, या तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। प्लीज अब ये मत कहना मैम लैंड, स्टॉक मार्केट, ये वो, है ना। लेट्स नॉट गेट इनटू द मॉडर्न थिंग्स, पुराने जमाने पे जाते हैं। बैंक एंड पोस्ट ऑफिस आइडियली द 2 प्लेसेस टू कीप योर मनी। ठीक है, जहाँ पर लोग अपना पैसा स्टोर करते हैं। पोस्ट ऑफिस भी अब इतना नहीं, अब तो बैंक ही है, बट स्टिल पोस्ट ऑफिस विल बी कंसिडर्ड टू अंडरस्टैंड M1 टू M4। 2 तरीके के डिपॉजिट्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, जब हम पैसा बैंक में स्टोर करते हैं, पोस्ट ऑफिस में स्टोर करते हैं, या तो वो लंबे समय के लिए हो सकता है जो कि मेचोरिटी पे हम निकालें, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि जैसे सेविंग्स अकाउंट, अभी मैंने पैसा डाला, जब मेरा मन है मैंने निकाल लिया, करंट अकाउंट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, एफडी कर ली, आरडी कर ली, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 तरीके से मैं पैसे को स्टोर कर सकती हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है माई एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मनी इज एबल, एनी एसेट्स एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मेरे पास एक गाड़ी है और मेरे पास एक घर है, तो ज्यादा लिक्विड क्या है? गाड़ी। क्यों? क्योंकि उसको मैं ज्यादा जल्दी बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। घर को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पेपर वर्क ज्यादा होगा, राइट। सो ये तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम समझेंगे 4 लेवल्स ऑफ मनी सप्लाई। ये टेबल बन गया हमारा। M0 हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। इट इज व्हाट? इट इज CIC, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। यही है ना? बिल्कुल है ना। तो इस पे तो चलो टिक लग गया। यहाँ पर आप देख रहे हो CWP लिखा हुआ है, CIC नहीं लिखा हुआ। CIC लिखा होता तो यहाँ पर टिक हो जाता है ना, लेकिन CIC नहीं लिखा हुआ, CWP लिखा हुआ है। इट इज कैश विद पब्लिक। तो लोगों के पास कितना पैसा है प्लस बैंक के पास कितना पैसा है, उससे बनता है कैश इन सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पर ओनली करेंसी विद पब्लिक की बात हो रही है कि लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है खुद के पास, और बैंक्स, आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स कितने टाइप के हैं। ठीक है, ये मैं आपको एडवांस में बता दूं, ये सभी मनी लेवल्स में ये वाला कंपोनेंट होगा। ठीक है, M1 क्या होता है? M1 वो है
जहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप देख रहे हो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, 2 जगहें जहाँ पर पैसा सब सेव हो सकता है, और 2 तरीके के डिपॉज़िट्स, डिमांड डिपॉज़िट्स जो छोटे टाइम के लिए होते हैं, जब मन करे पैसा निकाल लो, और टाइम डिपॉज़िट्स जो कि लंबे समय के लिए होते हैं। सिमिलरली फॉर पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर है। तो M1 में CWP एंड अदर डिपॉज़िट्स तो आएगा ही, और वो तो इन सभी में आएगा, तो वो तो सोचना ही नहीं है। इसके अलावा M1 इज़ डिमांड डिपॉज़िट्स इन बैंक, यानी कि जब मैंने पैसा डाला, मैं उसी टाइम निकाल सकूँ। जीपे है, यूज़ कर सकते हैं, है ना? कैसे? सेविंग्स या डिमांड डिपॉज़िट्स जो आपका करंट खाता है, उससे एसोसिएटेड है वो। तो M1 के अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ कि भई मनी सप्लाई, अगर मैं M1 लेवल पर बोलूँ, तो इकोनॉमी में ये और ये चीज़ें आप ऐड कर दोगे। सारे के सारे डिमांड डिपॉज़िट्स बैंक के ऐड कर दोगे, और CWP एंड अदर डिपॉज़िट्स ऐड कर दोगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। M2 में क्या आ जाएगा? M2 में आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। हर तरीके के डिमांड डिपॉजिट्स इकोनॉमी के ऐड हो जाएंगे। M3 में क्या आ जाएगा? डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक तो आएगा, और ये तो आएगा ही, है ना? ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये तो आना ही है सब में। M3 में ये आ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम लिक्विडिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर लंबे टाइम के जो डिपॉजिट्स हैं वो भी हम लेकर आ गए बैंक के, तो बैंक के हर तरीके के डिपॉजिट्स M3 में आ जाएंगे, और इसीलिए हम इसे ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा ब्रॉड हो गया। ठीक है, अब हम लिक्विडिटी कंसिडर नहीं कर रहे, हम लंबे टाइम डिपॉजिट्स को भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। कोई भी पोस्ट ऑफिस वाला यहाँ पर खाता जो है वो नहीं आएगा। M4 में सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक एंड ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि ये मनी सप्लाई को सीखने का सबसे इजी तरीका है। इससे ज़्यादा ईजियर वे आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टेबल को याद कर लो। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है M1 क्या है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि M3 इज इक्वल टू M1, है ना, ये M1 का कंपोनेंट प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, तो क्या मैं इसे आंसर नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं नहीं बता पाऊंगी कि सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है यार, है ना? अब इसको मैं ऐसे लिखूं, अलग अलग कंपोनेंट को ऐड करके लिखूं, किसी और वे में लिखूं, इफ आई नो दिस टेबल, मेरे लिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा, और हमने बड़ा ही स्मूथली ये कॉन्सेप्ट आज सीखा है। नहीं समझ आया, एक बार और रिवाइंड करो, समझो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, एंड प्लीज पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। दो चीजें याद रखनी है, M3 को जैसे हम ब्रॉड मनी कहते हैं, वैसे ही M1 को हम नैरो मनी भी कहते हैं, और M4 में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं होता। सब कुछ आता है, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि एक तरीके का टूल है जिससे कि आप लंबे समय के लिए पैसा सेव कर सकते हो, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं आपको। और क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉड मनी? तो करेंसी विद पब्लिक आएगा, CWP बिल्कुल आएगा, अदर डिपॉजिट्स आएगा, बिल्कुल आएगा, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक आएगा, आएगा। बैंक के तो सारा कुछ ही आता है, डिमांड भी होता है और टाइम डिपॉजिट्स, तो ब्रॉड मनी में ये दोनों चीजें आती हैं। टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा, बिकॉज नो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन M3। तो आई होप ये आपको क्लियर है और आप सही आंसर गेस कर पाए हो। हेलो दोस्तों, JIB ऑन द गो सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के थ्रू हम आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ JIB एग्जाम उनको लेकर आते हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं एंड ऑल्सो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए हैं या कैसा आ सकता है इसका आइडिया देते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द I and IFS टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कितना डेप्थ में हमें इसे पढ़ना है और कैसे हमें आगे के एग्जाम में क्वेश्चन या टॉपिक्स को एक्सपेक्ट करना है कि उसमें पूछा जाएगा। ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। गोइंग अहेड, ये वीडियो देख के सर मुझे क्या फायदा है, तो ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए। मैं 2023 का ये क्वेश्चन है, इसी तरह के काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन तो आप अच्छे लेवल पे हैं, एंड इसके साथ इन्फ्लेशन में और क्या-क्या आता है ये जानने के लिए आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदर देन दैट, इफ यू आर अनएबल टू आंसर देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में हम ये आंसर करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि इन्फ्लेशन होता क्या है? इट इज एक्चुअली द राइज इन प्राइसेस। ठीक है, तो सिंपली राइज इन प्राइसेस हम कह दें, सब किसका प्राइस में इंक्रीज हुआ, को हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट सिंपली राइज इन द प्राइसेस, इट इज अ राइज इन द प्राइसेस ऑन अ ब्रॉडर स्केल। ठीक है, जनरल राइज इन द प्राइसेस। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, सिर्फ कुछ
आलू का प्राइस या बैंगन का प्राइस या टमाटर का प्राइस इंक्रीज हुआ, सो इज दैट कॉल्ड इन्फ्लेशन? नो। ठीक है। इफ इट अफेक्ट्स द एंटायर लार्ज लार्ज नंबर ऑफ, जैसे आप मॉल में गए तो बहुत सारे उसमें वहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का अगर आपको प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इट इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस। एंड ये जो है सिर्फ एक दिन के लिए इंक्रीज होगा तो उसे हम इन्फ्लेशन कह देंगे? नहीं, सस्टेन्ड राइज। ठीक है, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, एंड इस इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करते हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली ये जो इन्फ्लेशन है 1 ईयर के टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज नॉट जस्ट द राइज इन द प्राइस, इट इज द सस्टेन्ड राइज इन द प्राइसेस, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सस्टेन का मतलब क्या है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक जो है प्राइसेस ऐसे इंक्रीज होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। लेट्स से पेट्रोल है 100 रुपए था, अब ये इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, थोड़ा 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 करके, एंड 120 हो गया बाय द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ, तो देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, तो जनरल थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो सब में रहता है, बट इफ इट गोज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट या फिर बहुत ही कम हो जाता है, देन दैट इज अ थिंग टू डिस्कस एंड कंट्रोल। सो आरबीआई एक्चुअली इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो दैट विल डिस्कस इन अ लेटर वीडियो, बट यहाँ पर हम इन्फ्लेशन पर बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया, पहली बात। दूसरा, टाइप्स क्या है इन्फ्लेशन के, उनके थ्रू और थोड़ा क्लियरली हम इस इन्फ्लेशन को समझते हैं। तो द फर्स्ट वन इज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द इमेज ऑफ अ मार्केट। अब इस मार्केट में एप्पल्स बिक रहे हैं। अब ये एप्पल्स, लेट्स से 100 एप्पल्स का डिमांड है, नॉर्मल डिमांड, एंड 100 एप्पल्स का सप्लाई। व्हेन डिमांड सप्लाई आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। जितना प्रोडक्ट्स लेकर आया गया है उतना प्रोडक्ट्स से बाय कर लिया गया है। सो यस, प्राइसेस नॉर्मल लेवल पे रहेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन कैन वी इंक्रीज दिस प्राइस टू इंक्रीज? इट इज कॉल्ड अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर लेट्स से कोई एक रिच पर्सन आ जाता है और वो कहता है कि आई विल बाय ऑल ऑफ दीस एप्पल्स इवन इफ द प्राइसेस आर वेरी हाई। सारे एप्पल्स मुझे चाहिए, इनफैक्ट एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे घर पे एप्पल पार्टी है। तो फिर ये जो नॉर्मल सप्लाई है 100, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट कर देता है। ठीक है, हाई डिमांड हो जाता है। ये कह रहा है कि मुझे 200 एप्पल्स चाहिए, 200 बास्केट्स ऑफ एप्पल्स चाहिए, बिकॉज वी हैव एन एप्पल पार्टी एट होम। तो यस, 200 एप्पल्स चाहिए। तो ऐसे केस में डिमांड काफी हाई हो गया इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल सप्लाई। नाउ दे आर नॉट इक्वल, डिमांड इज हायर देन सप्लाई। ठीक है, तो ऐसे केस में प्राइस इंक्रीज। हाँ, आपको ज्यादा चाहिए, अच्छा हमें वहां से लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एंड दे विल इंक्रीज द प्राइस। ठीक है, नॉर्मली लेट्स से 2 एप्पल 100 में मिल रहे थे, तो 2 एप्पल अब 200 में मिलेंगे, दे विल इंक्रीज द प्राइस ना। सो ही इज रेडी फॉर दैट इंक्रीज इन द प्राइसेस, इवन इफ द प्राइस आर हाई, आई एम गोइंग टू बाय। तो डिमांड इंक्रीज होने पे, in comparison to supply, this price increases also. Let us say जो यहाँ पर नॉर्मल जो ट्रेन आ रहा था, लेट्स से उसमें एप्पल्स आए थे, वो समहाउ डीरेल हो गया और उसके वजह से नो पीपल वर अफेक्टेड, बट एप्पल्स जो डैमेज हो गए, कोचेस डैमेज हो गए। तो ऐसे केस में डिमांड तो नॉर्मल है 100 लेट्स से, बट द सप्लाई हैज डिक्रीज टू 50। अरे जी, वो तो पूरा एप्पल का जो ट्रेन आ रहा था वही क्षतिग्रस्त हो गया, तो वी कुड नॉट ब्रिंग दोस, ओनली 50 एप्पल्स वी कुड मैनेज। तो ऐसे केस में क्या आएगा? अब एप्पल्स का प्राइस बहुत हाई है, बिकॉज आ ही नहीं पाया, है ना। तो whenever the demand is higher in comparison to supply, then price increase हो जाते हैं। What about cost push inflation? इसमें नॉर्मल अगर हम किसी प्रोडक्शन यूनिट का देखें, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है लेट्स से 100 और 50 रुपीज अपना प्रॉफिट, ये ऐड करके फाइनल प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है। बट बीच में अगर ये कॉस्ट समहाउ इंक्रीज हो रहा है, जो पीपल है वो यहाँ पर धरना कर रहे हैं कि हमारे सैलरीज इंक्रीज करो, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर ये जो प्रोडक्शन यूनिट अपना प्रॉफिट भी सेम रखना चाहती है, डिक्रीज नहीं करना चाहती, और इनको जो है हायर सैलरीज भी देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में द प्रॉफिट विल बी सेम 50 लेट्स से, एंड द कॉस्ट हैज इंक्रीज टू 200। तो ऐसे केस में फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो चीज है ये तभी काम करेगी अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ना हो। लेट अस से ये लोगों ने कहा कि हमारा सैलरी इंक्रीज करो, बट आपके पास ऐसे पीपल अवेलेबल हैं, एआई है जो कम दाम में काम कर ले रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? वी विल जस्ट रिप्लेस देम। अल्टरनेटिव हमारे पास है, तो रिप्लेस करो, एंड फिर कॉस्ट जो है हमारा नॉर्मल 100 ही रहेगा। बट व्हेन देयर आर नो अल्टरनेटिव्स, ओनली देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्क्स। ठीक है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द, हाउ कैन यू मेजर इन्फ्लेशन?
तो कंज्यूमर देयर आर डिफरेंट लेवल्स। अभी लेट्स से प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर फैक्ट्री में, वहां से होलसेल मार्केट में सामान जाता है बल्क मार्केट में, तो वहां से शॉपकीपर्स फिर अपना सामान जो है अपने शॉप्स में लेकर जाकर कस्टमर्स जो है उनको सेल करते हैं। तो देयर आर टू मेन लेवल्स, होलसेल लेवल एंड रिटेल लेवल, जहां पर ये प्राइसेस जो है उन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके वेरिएशन को मेजर किया जा सकता है। तो होलसेल लेवल पर जब प्राइसेस को कैलकुलेट करके उसको जो है मेजर किया जाता है कितना डिफरेंस है पहले से, दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो पहले ये प्राइस इंडेक्स भी समझ लेते हैं। इट मींस कि लेटर से 2011 में कुछ बास्केट ऑफ गुड्स है, 11-12 फाइनेंशियल ईयर में कुछ गुड्स थे, उनका प्राइस 100 था, अब ये 150 है, तो कितना हो गया, ये दिस इज कॉल्ड एन इंडेक्स। ठीक है, इसको समहाउ उसका प्राइस जो है 100 को इक्वेट किया जा रहा है। अब सेम बास्केट ऑफ गुड्स का अगर हम प्राइस देखें तो 150 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, 50, तो दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। और ये होलसेल लेवल पे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल लेवल पे तो इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कहा जाता है। ठीक है, सीपीआई जनरली कैलकुलेटेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ऑन अ मंथली बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एवरी मंथ कैलकुलेट होता है। अब ये बेस ईयर इसका 2012 है जब 100 था। सीपीआई अलग अलग तरह का जो है इन्फ्लेशन यहाँ पर होता है। कई बार कुछ हम देखते हैं कि आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज, इनके प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होते हैं, या फिर इवन पेट्रोल। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिनके प्राइसेस जल्दी जल्दी इंक्रीज होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं, बहुत वेरिएशन होता है, वोलेटाइल कहा जाता है। तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हटाकर बाकी के प्राइसेस भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं, देन दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो इंक्रीज होना ही है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में होता ही है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ा कम है। तो दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन, जहां पर हम दो चीजें, फूड एंड बेवरेजेस एंड ये फ्यूल एंड लाइट का जो कंपोनेंट है, उन दोनों को हटाकर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, इट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। आपका जो डीएनएस अलाउंस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स करके एक इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेसिस पर आपको अलाउंस मिलता रहता है। तो योर सैलरी इज ऑलमोस्ट कंपनसेटिंग फॉर द इन्फ्लेशन जो मार्केट में चल रहा है। सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है वो फूड एंड बेवरेजेस नाम के इस, क्योंकि सबसे ज्यादा हम फूड एंड बेवरेजेस इसी पे वैसे खर्च करते हैं, तो उसका है। ठीक है, तो बास्केट ऑफ गुड्स की जो मैं बात कर रहा था कि 2011 में क्या प्राइसेस है, फिर अभी क्या प्राइसेस है, ये कंपैरिजन करने के लिए कौन से गुड्स को कंसीडर किया जाता है, फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको एंड टॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग है, फ्यूल, लाइट एंड वेरियस अदर मिसलेनियस वंस। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रूरल एरियाज ले लो या अर्बन एरियाज ले लो, वो फूड एंड बेवरेजेस का है। और रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज के सारे आइटम्स को कंबाइन करके कंबाइंड जो है एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। सो उसमें भी फूड एंड बेवरेजेस का सबसे हाईएस्ट लेवल है। सब अगर इसमें अगर हम देखें तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी अलग से कैलकुलेट किया जाता है, जिनके ये वेटेजेस हैं इन दिस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। अब लेट अस से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इंक्रीज रेट को हमें कैलकुलेट करना है। 2021 के मई में लेट से ये प्राइस था, 2022 में ये था। तो जनरल प्रॉफिट या इंक्रीज परसेंटेज जैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही सीपीआई रेट के इंक्रीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2022 से 2021 से 2022 के बीच कितना इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जस्ट डू दिस 183.40 इसे 176.20 माइनस करेंगे। इनिशियली कितना था, 176.20 था, एंड इसका परसेंटेज निकालना है 100%। सो इफ यू डू इट प्रॉपरली आपको 4.09% के आसपास जो इसका वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इंक्रीज परसेंटेज नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द सीपीआई परसेंटेज। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। कमिंग टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये तो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स एट द होलसेल लेवल जो प्राइसेस है उसको कैलकुलेट किया जाता है इसमें। दिस इज डन बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, डीपीआईआईटी के अंडर ये ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर का, वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी बेस ईयर 2011-12 है। 3 कमोडिटी ग्रुप्स मेनली है, प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर वेटेज है। ठीक है, एंड डब्ल्यूपीआई सीपीआई मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। देयर इज अनदर जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक और मेजर है, उसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, जो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस जीडीपी डिफ्लेटर। ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स आप देख रहे हैं, 2011 में हम देखें तो कितना इसका कॉस्ट है, इट इज 400 रुपीज। और अभी सेम बास्केट का देखें तो कितना कॉस्ट है, 4 200 के नोट है तो 800 रुपीज। तो ऐसा क्यों हुआ, होता है ना ऐसा, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो लेटर से किसी इकोनॉमी में सिर्फ इतने ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स ही सारे जो है गुड्स है, और इसी तरीके से 2011 में भी वही सेम जो है सारे गुड्स है। तो ऐसे केस में
अगर हम इसका फाइनल जो कॉस्ट है उसे हम ऐड करके कैलकुलेट करेंगे कि कितना बन रहा है, तो दैट विल गिव यू एन आंसर ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज नथिंग बट प्रेजेंट करंट प्राइसेस क्या है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पर पूरा जीडीपी कैलकुलेट करना है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट टाइप ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेटर, जहां पर जीडीपी यानी कि ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन का फाइनल जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो कैलकुलेट किया जाता है, तो नॉमिनल जीडीपी। और किसी बेस ईयर या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर में कांस्टेंट प्राइस होते हैं, उस ईयर में जो प्राइस थे वो तो थे, वो नोटिस किए गए थे, बस वही, उसे कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पर आप जो भी जीडीपी कैलकुलेट करते हो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें जीडीपी डिफ्लेटर के हिसाब से कितना प्राइस जो है इंक्रीज हुआ, 800/400 लिख सकते हैं ना इसको। तो इफ यू राइट इट लाइक दैट, 800/400 ऐसे अगर हम लिखें, तो व्हाट कैन वी से, कितना टाइम्स ये प्राइस इंक्रीज हुआ है, इट इज 2 टाइम्स। तो 800 यहाँ पर क्या है, नॉमिनल जीडीपी, एंड 400 इज द रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज व्हाई जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर में जीडीपी तो सारे गुड्स से रिलेटेड कैलकुलेशन होता है, वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं, बट वेयर एज इफ यू सी इन द WPI CPI, ओनली फ्यू गुड्स, बास्केट ऑफ गुड्स को ही कंसिडर किया जाता है। दिस इज वन डिफरेंस। द अदर डिफरेंस इज कि जब भी जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना हो, आपके पास जीडीपी नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के वैल्यूज होने चाहिए। तो सारे गुड्स को कंसिडर करना है तो टाइम लगता है भाई कैलकुलेट करने में, तो क्वार्टरली बेसिस पर ही जीडीपी वैल्यूज आते हैं 3 मंथ्स में, तो 3 मंथ्स में जीडीपी डिफ्लेटर भी कैलकुलेट होता है, एंड इसके हिसाब से इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। सो द डिफरेंस इज कि सब WPI CPI मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, while जीडीपी डिफ्लेटर क्वार्टरली बेसिस पर जो है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नाउ प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आप इसको आंसर कर पाएंगे, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है पिछले सेशन में पूछा गया था कि economics is a science which studies human behavior, relationship between ends and scarce means। तो क्वेश्चन में आंसर है किस तरह का डेफिनेशन ये है, दिस इज कॉल्ड द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सो बी इज द राइट। Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So today, जैब ऑन द गो सीरीज में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें से भी हम जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसके बारे में आज बात करेंगे, दैट इज क्लासिकल थ्योरी। राइट, सो क्लासिकल थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। और जैब ऑन द गो सीरीज जिन लोगों ने पहले नहीं देखी, मैं उनको बता दूं कि दिस इज प्लेलिस्ट, या जैब ऑन द गो की जो प्लेलिस्ट है उसमें से जब भी आपको वीडियो निकालकर टाइम मिले आप देख सकते हो चलते फिरते। और 15 में से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, सो दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैसा भी क्वेश्चन आया आप उसमें से संभाल सको। सो आज का जो टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू, इट इज गोइंग टू बी क्लासिकल। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। So let's get started. Classical theory of interest. Just a second. Yeah. Classical theory of interest. वैसे तो हमारे पास 3 थ्योरीज है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट का जो चैप्टर है उसमें आपके पास 3 थ्योरीज आ जाएंगी। क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं ना ये चैप्टर का। मॉड्यूल बी का ऑफ कोर्स ये चैप्टर है, तो इसमें क्लासिकल थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और इन दोनों को कंबाइन कर कर H&M थ्योरी। H&M नहीं, सॉरी, हिक्स एंड हैंसन थ्योरी। हिक्स एंड हैंसन थ्योरी, ठीक है, जिसे हम ISLM कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही एक प्रोमिनेंट फीचर है इस थ्योरी का, ISLM कर्व। तो एनीवे, तो जो फर्स्ट बेस है इस इंटरेस्ट के चैप्टर को समझने का, दैट इज क्लासिकल थ्योरी, और वो हम जैब ऑन द गो में भी कवर करेंगे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, मुझे आपको सुनानी है एक कहानी। कहानी को आप ध्यान से सुनना, आपको ये थ्योरी खुद ब खुद समझ आ जाएगी, और अगली आने वाली थ्योरीज भी जो है इस चैप्टर की, आप कॉन्टेक्स्ट इसी थ्योरी में से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हमने सप्लाई और डिमांड की बात करनी है, ठीक है, लेकिन किस चीज़ के सप्लाई और किस चीज़ के डिमांड की वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये है
मनी माइकल, ये लाल रंग में नाचता हुआ आदमी जो है, ही इज मनी माइकल। ठीक है, मनी माइकल के पास क्या है? मनी माइकल के पास मनी है, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब ये इसके पास जो पैसा है ये एक्स्ट्रा पैसा है, इसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है जो कि ये सेव भी कर सकता है, दैट इज वन ऑप्शन। या फिर इसे क्या कहते हैं, ये यूज भी कर सकता है कपड़ों में, है ना, या फिर व्हीकल्स, लग्जरी आइटम्स खरीदने में, या इमीडिएट स्पेंडिंग। बेसिकली इन दोनों को क्या मैं बोल सकती हूँ कि इमीडिएटली स्पेंड करने में। ये अलग अलग नहीं है टू, इट्स आइदर ये पैसा सेव करेगा या फिर ये इसको इमीडिएटली स्पेंड कर देगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इमीडिएटली स्पेंडिंग करेगा या फिर इस पैसे को डिलेड ग्रेटिफिकेशन, है ना, सेव करेगा, कि कल को अभी 1 लाख रुपए डालता हूँ और वो 1 लाख कल को जब 1.5 लाख हो जाएंगे मैं निकाल लूंगा, विदड्रॉ कर लूंगा। दिस इज हाउ सेविंग्स वर्क एंड इन्वेस्टमेंट्स वर्क। सो ये डिपेंड करता है इसके साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे कि ये क्या चॉइस मेक करता है, ये पैसे को स्पेंड करता है या पैसे को सेव करता है। दैट इज वन थिंग जो कहानी में आपने याद रखनी है। दूसरा, आप देख सकते हो ये जो सेविंग है, ये जो सेविंग है इसको मैं बोल सकती हूँ कि इकोनॉमी में, अगर ये घड़ा इकोनॉमी को दर्शाता है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस इकोनॉमी में ये मनी माइकल जो है, ही इज द सप्लायर ऑफ सेविंग्स। कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, सेविंग्स का सप्लायर है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज गोइंग, या सो सेविंग्स का सप्लायर है ये। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट्स, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए इस घड़े में से, ये इकोनॉमी का घड़ा पता है क्या है? ये बैंक है, कर्ज का मटका क्या है? ये बैंक्स को दर्शा रहा है, इकोनॉमी को दर्शा रहा है, और इकोनॉमी में भी बैंक्स को दर्शा रहा है। सो इन्वेस्टमेंट जो कल को लोग आकर लेंगे, क्या ये घड़ा सिग्निफाई नहीं करता कि जितना ये भरा होगा उतनी ही बेहतर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में फ्लो हो पाएगी? बिल्कुल, दैट इज वन थिंग। दूसरी पिक्चर पे आ जाओ आप जरा, ये है जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्र क्या बना रहा है? जैम बना रहा है। तो ये है जैम वाला जितेंद्र। अब इसको अपनी जैम की फैक्ट्री लगानी है, इसको जैम्स की प्रोडक्शन करनी है, इसके लिए इसे चाहिए पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किसके पास जाएगा? खुद के पास बेचारे के पास नहीं है, ये जाएगा कर्ज के मटके के पास। ठीक है, यानी कि बैंक्स के पास। बैंक से इसने 1 लाख लिए। कौन से 1 लाख? यही तो 1 लाख। अगर ये 1 लाख होते ही नहीं, अगर ये मनी माइकल डिसाइड ना करता सेव करने का, इसने सेव किया, तभी इसने 1 लाख यहाँ से उठाए और इसने 1 लाख का क्या किया? इसने 1 लाख की जैम की प्रोडक्शन करी। नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज समझनी बहुत मुश्किल है कि ये जो 1 लाख है, ये कहानी सही है? इसने बोला हुआ है कि भाई ठीक है, मेरे को 1 लाख देने के ना मैं 5% ऊपर पे करूंगा, यानी कि 1 लाख अगर मुझे अभी मिलेंगे तो मैं 1,05,000 1 साल बाद वापस करूंगा। दिस इज हाउ द नॉर्मल इंटरेस्ट थिंग इन द बैंक्स वर्क। इसने करी प्रोडक्शन, इसने बेच दिए जैम्स। अब अगर तो इसको 90,000 प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू, नॉट इवन प्रॉफिट, रेवेन्यू, पूरे पैसे इसके पास 90,000 आए, है ना, या चलो लेट्स से प्रॉफिट ओनली बाय रेवेन्यू, हमें तो एंड रिजल्ट से मतलब है ना। तो प्रॉफिट इसको 90,000 हुआ, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग करता रहेगा? इसको डर नहीं लगेगा कि भाई वापस तो करने हैं मुझे 1,05,000 और मेरी इनकम है सिर्फ 90,000, है ना? तो ऑब्वियसली या तो ये रेट को कम कराने की कोशिश करेगा, अगर वो नहीं कर सकता तो ये अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इसने उठाई है, जो इसने डिमांड करी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, उसको कम कर देगा। ठीक है, अब अगर ये 1,05,000 है, क्या तब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता रहेगा? हो सकता है करे, हो सकता है वेट करे कि थोड़ा और रेवेन्यू हो जाए तब मैं करूं। अगर 1,10,000 इसका प्रॉफिट है, तो क्या अब ये खुशी खुशी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। तो यही पूरी कहानी है, यही पूरी की पूरी जो कहानी, अगर आपको ये दो सेगमेंट समझ में आ गए, आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट समझ आ गई। क्योंकि ये बात करती है डिमांड एंड सप्लाई किसकी? ऑफ सेविंग्स की। ठीक है, अब इसको सप्लाई ऑफ सेविंग्स बोला जाता है, इसी चीज को, पैसा ये 1 लाख ही है जो घूम रहा है, लेकिन इसको सप्लाई ऑफ सेविंग्स बोला जाता है। और यहाँ पे राइट साइड पे इसको डिमांड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, क्योंकि एक इंसान के लिए वही 1 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और एक इंसान के लिए वही 1 लाख सेविंग्स है। और ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में ही है। इंटरेस्ट की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, जो कि बेस्ड है सेविंग्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। ये मनी माइकल तब ज्यादा सेव करेगा जब इससे सेविंग से मिलने वाला पैसा, इंटरेस्ट,
जो है वो ज़्यादा ऑफर होगा। सिमिलरली ये जितना कम इंटरेस्ट पे इसको पे करना होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेगा। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स है ये डिपेंडेंट है इंटरेस्ट पर, और उसी की हम बात करेंगे इस क्लासिकल थ्योरी पर। ठीक है, तो ये सप्लाई की बात करो, अब जरा पढ़ो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेविंग इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम करंट स्पेंडिंग। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एज इट इज। आपकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है। सो सेविंग इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम करंट स्पेंडिंग। अगर आप अभी स्पेंड नहीं करते हो तो जो आप सेव करते हो दैट इज एन इंसेंटिव। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग बिटवीन प्रेजेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन। अगर आप अभी खर्चा ना कर कर फ्यूचर के लिए रुकते हो, दैट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, जो उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग हैव डायरेक्ट रिलेशन। जितनी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि इंसान मोटिवेटेड फील करेगा कि यार अभी नहीं खर्च करता, अगर 6 महीने बाद करूंगा तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग्स डिटरमाइन सप्लाई ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये जो सप्लाई है कैपिटल की, इसको ये डिटरमाइन करती है। एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मनी माइकल अभी स्पेंडिंग ना कर कर फ्यूचर के लिए पैसा बचाएगा कि नहीं। बिगर द सेविंग हायर द सप्लाई ऑफ कैपिटल। वेरी इजी, जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ही ये मटका जो है, ये कर्ज का मटका ये भरेगा। अल्टीमेटली कौन यूज करेगा इसे? इसे डिमांड वाले लोग यूज करेंगे जिन्हें डिमांड है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब डिमांड वाली साइड पे आ जाओ। डिमांड फॉर सेविंग्स कम्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, क्वाइट ऑब्वियस। डिमांड फॉर कैपिटल इज हाई व्हेन हाई रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन आर एक्सपेक्टेड। तो ये फाइनल जो रिटर्न है जैम्स बनाकर और बेचकर, वो अगर ज़्यादा होगा तभी डिमांड भी कैपिटल की ज़्यादा होगी। अगर यही 90,000 है, 80,000 है, तो देयर विल बी एब्सोल्युटली नो डिमांड फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आर एक्सपेक्टेड टू is high when higher returns from production are expected और cost of investment is low। ठीक है, तो या तो आपकी ये कर्ज उठाने की कॉस्ट 5 ना होकर 2% हो, है ना, या तो ये कम हो या फिर ये आने वाले रिटर्न ज्यादा हो। सिर्फ उन्हीं केसेस में डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो हाई जाएगी। आई होप एग्जाम्पल देखो, अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक लॉ है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज विद एवरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करती जाएगी। तो इसलिए वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्शन के जो लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी आपको डिमांड फॉर कैपिटल डिसाइड करनी है। प्रोड्यूसर विल इन्वेस्ट इज इक्वल टू रिटर्न। मतलब ये जो प्रोड्यूसर है आपका, ये सिर्फ तभी इन्वेस्ट करेगा जब रिटर्न्स हाई हैं और इंटरेस्ट पेड ज़्यादा नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप 5% कर रहे हो लेकिन यहाँ पे 5% से ज़्यादा कमा पा रहे हो, तब ये रुक जाएगा। या तो जब रिटर्न जो है वो कम रह गया, अब यहाँ पे 2 या 3% रिटर्न है, 1% रिटर्न है, तो ऑब्वियसली ये डिमांड नहीं करेगा। एंड कैपिटल डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ROI इंक्रीज होता है, ये वाला रेट 5, 10, 15% जाएगा, वैसे वैसे ये चांसेस जो हैं इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट होने के, डिमांड बढ़ने के, वो कम होते जाएंगे। डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट विल फॉल जैसे जैसे रिटर्न नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज। ठीक है, ROI में कंफ्यूज नहीं होना, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी जो डिमांड है इन्वेस्टमेंट की वो कम होगी। और ROI जब हम बोलते हैं दैट इज मेजरली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। कैपिटल डिमांड कर्व एंड इन्वेस्टमेंट शेड्यूल जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे। इंटरेस्ट रेट हैज इनवर्स रिलेशनशिप, तो ये इनवर्स रिलेशन दर्शाता है, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। सेविंग्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आया। नाउ ये क्लासिकल थ्योरी जो है, इसे 3 लोगों ने इसका जो है इजाद किया। तो ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं, दैट इज अल्फ्रेड मार्शल, आयरविंग फिशर एंड AC पिगो। इसके अलावा ये चारों नाम से क्लासिकल थ्योरी जानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, कैपिटल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थ्योरी एंड रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट डिफाइन हो जाएगी जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, डिमांड इन्वेस्टमेंट्स की और सप्लाई सेविंग्स की, ठीक है। तो ये सेम जैसा हमारा डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वैसे ही बन जाएगा। ये होगी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये होगी सेविंग्स फॉर सप्लाई ऑफ सेविंग्स, और इन दोनों पॉइंट मतलब ये दोनों जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिसाइड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर सप्लाईज टू मीट द डिमांड, ठीक है जी। तो ये आपके पास डायग्राम आ गया है सेविंग्स का एंड इन्वेस्टमेंट का, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि आरओआई को दर्शाता है। अभी आरओआई कुछ कुछ जगहों पे आपको दिख जाएगा इस चैप्टर में, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसको ठीक भी कर दूंगी अभी, ठीक है, पीडीएफ्स में। सो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो सप्लाई ऑफ सेविंग्स इंक्रीज करती हैं इंटरेस्ट के साथ, लेकिन डिक्रीज करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये तो मतलब बहुत बेसिक ही, अगर हमें डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसके साथ ही आपका क्लासिकल थ्योरी हमने अच्छे से कर लिया है। नाउ एज पर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे डिटरमाइन होता है? समथिंग रॉन्ग विद इट टुडे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपको, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ सेविंग्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। क्वाइट ऑब्वियस है ना, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है तो हमें याद ही है। सप्लाई जितनी सेविंग्स की होती है और डिमांड जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफाइन किया जाता है, एंड दैट इज इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन की कोई बात नहीं है यहाँ पर, एंड लिक्विडिटी की बात नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इन द क्लासिकल थ्योरी द डिमांड कर्व फॉर कैपिटल इज, तो जो डिमांड कर्व है कैपिटल का, ठीक है, डिमांड कर्व वो परफेक्टली इलास्टिक है? नहीं। क्या वो अपवर्ड स्लोपिंग है? नहीं। वो सप्लाई का ग्राफ है अपवर्ड स्लोपिंग? क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? यस, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। क्यों? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन दर्शाता है डिमांड कर्व कैपिटल का, इन्वर्स रिलेशन दर्शाता है किसके बीच में? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और जो आपकी कैपिटल की डिमांड है उसके बीच में। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कैपिटल की डिमांड कम होती जाएगी, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा जो पे करना है वैसे वैसे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो कैपिटल की डिमांड बढ़ाते जाएंगे। तो इसके साथ ही हमने बड़ा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। Hi dear bankers, welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So this is Jab on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और उसमें से भी हम स्पेसिफिक एक टाइप के टूल्स की बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जो आरबीआई पॉलिसी बनाता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी कंट्री का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसीज बनाता है उसमें कुछ टूल का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही डायरेक्ट इन नेचर होते हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे, उनमें से एक टाइप के टूल के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से क्वेश्चन इसमें से आता ही है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली, या हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आप इजीली अज्यूम कर सकते हो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वांटिटेटिव तो हम बात कर ही रहे हैं लेकिन साथ में हमारे पास क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जिनको अप्लाई कर कर आप फटाफट से डायरेक्ट उनके रिजल्ट्स जो है वो देख सकते हो। बहुत ही मैथमेटिकल इन नेचर होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही न्यूमेरिकल से रिलेटेड है ना, रेट कम कर दिया ज़्यादा कर दिया और उस हिसाब से इकोनॉमी में जितना पैसा जा रहा है उसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं ये थोड़े से इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं, थोड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं कि आरबीआई ने बैंक्स को एक नोटिस दे दिया कि भाई ऐसे मत करो, रेट थोड़ा कम चला कर चलो, है ना, या रेट्स जो है वो थोड़े बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट्स, या इनडायरेक्टली लोन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई स्टेप लिए। तो जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं दे आर कॉल्ड क्वालिटेटिव, और जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं टूल्स दे आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव में भी ये ट्रस्ट मी, अगर आप ये सीख लोगे ना तो आप ये समझो कि आपको पूरे चैप्टर का एक मैप सा मिल गया, रोड मैप सा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव रूल्स हैं इस चैप्टर की। अगर मैं बात करूं, इसमें वैसे तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में भी बात करी गई है, बट अदर देन दैट ये दो तरीके के टूल्स हैं जिसमें कि आपके पास क्वांटिटेटिव जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आ जाता है रिजर्व रेशोज, इंटरेस्ट रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। रिजर्व रेशोज जो है वो ये है कि कुछ रेट्स को यूज कर कर आरबीआई डायरेक्ट मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। जिस रेट पर बैंक्स को अपने पास पैसा रखना है ना, तो बैंक्स के पास रिजर्व्स जो मेंटेन्ड है। अब एक बात बताओ, एक बैंक है, ठीक है, उसके पास 1 लाख रुपए है। उस 1 लाख में से आरबीआई ने बोला कि भाई तुम 20% तो अपने पास रखोगे, बाकी का पैसा तुम लोन्स में दे सकते हो। तो मतलब 80,000 जो है लोन्स में दिया जा सकता है। लेकिन अगर आरबीआई बोल दे कि नहीं नहीं, रिजर्व्स जो है अब आप कम कर लो, 11% के रिजर्व्स कर लो, तो बचे हुए जो 89% है, मुझे एक बात बताओ, या 89,000 जो है क्या अब लोन्स में जाने वाला पैसा इंक्रीज नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। सो इस तरह से रिजर्व रेशोज को कंट्रोल करके आरबीआई जो है लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी में। इसमें दो तरीके के रेशोज आपके पास आ जाते हैं, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर एंड एसएलआर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही है जो आज हम समझेंगे कि क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स आर द सेकेंड टाइप ऑफ टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स। तो इंटरेस्ट रेट्स में आपके पास आ जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें तीन चीजें आ जाती हैं, रेपो रेट्स, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल डिपॉजिट फैसिलिटी। एससीएल है आई थिंक, एक सेकेंड। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड रेपो, ये तीन तरीके के मिलकर बनाते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और ये भी काम वही करती है कि आपके जो लिक्विडिटी है कंट्री में उसे कंट्रोल करना, है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आरबीआई का बेसिकली कंट्रोल होना उस चीज पर कि कितने रेट्स जो है वो चार्ज किए जाएंगे बैंक से, ताकि अल्टीमेटली लिक्विडिटी जो है वो कंट्रोल हो सके। अब इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जब भी बैंक्स को पैसे की जरूरत है, दे कैन रीच आउट टू आरबीआई, और अलग अलग तरीके से वो मदद ले सकते हैं आरबीआई की। सो दिस इज कॉल्ड एलएएफ। इसके अलावा बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर है। रिवर्स रेपो रेट लेमन्स लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज, देखो, बैंक्स को किस रेट पर आरबीआई से पैसा मिलता है, दैट इज रेपो। रिवर्स रेपो इसका उल्टा है, और ये मैं आपको लेमन्स लैंग्वेज में बता रही हूँ। जब इसको कभी कॉन्सेप्ट को हम वैसे कवर करेंगे डिटेल में, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या किसी चीज़ में बैंक्स को डील करना है तो दे कैन डू इट डायरेक्टली। और उसमें एक चीज़ आ जाती है मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम। तो ये सारे अलग अलग टूल्स हैं रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सारे ही नाम याद रखने जरूरी हैं, नाम याद होंगे तो बस डेफिनेशन याद करनी है, थोड़ा सा मीनिंग समझना है, एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिसीज हैं जो हम बात कर रहे हैं, ये दो तरीके की होती हैं। क्या ये दो तरीके के बर्ड है? नहीं। इन बर्ड्स की आप जरा शक्ल देखो, ये है हॉक और ये है डव। डव किस तरह से अपने पंख फैला रहा है, ठीक है, किस तरह से अपने पंखों को एक्सपैंड कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि जो डविश पॉलिसीज हैं, ठीक है, एक वर्ड होता है डविश पॉलिसीज, इसका मतलब है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, यानी कि कुछ भी ऐसा अपने टूल्स में चेंज लाना। आरबीआई अपने टूल्स में जब ऐसा चेंज लाए कि उसका आउटकम हो कि लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, पैसे का सप्लाई एक्सपैंड हो गया इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसी, या इसको डविश पॉलिसी कहते हैं। हॉक क्या करता है? दूर से अपना टारगेट देखता है और उसे खत्म कर देता है ना, सक आउट कर लेता है। तो नाउ द थिंग इज, जब आरबीआई ऐसे टूल्स में अपने चेंजेस लाए कि जो भी अवेलेबल मनी है इकोनॉमी में वो सक आउट हो जाए, द मनी गेट्स सक्ड आउट फ्रॉम द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड हॉकिश पॉलिसी, ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए सप्लाई,
ठीक है, तो हॉकिश एंड डविश ये याद रखना है। इन यही दोनों मोटिव्स की वजह से आरबीआई जो है इन टूल्स में अलग अलग चेंजेस करता है, या तो उसे बढ़ाना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर एक्सपैंड करना होता है। सो द टू टूल्स दैट वी आर कवरिंग इज कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो की अगर मैं आपको बात करूं, बैंक्स को हर रोज एक ट्रक भरना होता है पैसे का, और वो पैसा भिजवाना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। याद रखना ये विजुअलाइजेशन कैश रिजर्व रेशो से, कैश भरकर एक ट्रक में भिजवाना होता है आरबीआई के पास। ठीक है, सो कैश रिजर्व रेशो इज द रिजर्व मेंटेन्ड बाय द बैंक्स ड्यूरिंग द डे एंड सेंट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ पर मेंटेन होता है अल्टीमेटली? इट इज मेंटेन्ड एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि बैंक्स के खुद के पास। किस फॉर्म में होता है? सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1950 में। पर्पस क्या था? टू ड्रेन द एक्सेस मनी आउट। जब भी आरबीआई को लगे कि भाई बहुत ज्यादा कैश इकोनॉमी में रिवॉल्व हो रहा है, एक काम करो, इतना कैश नहीं चाहिए, इतना मनी सप्लाई इकोनॉमी में नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, हम क्या करेंगे, हम पैसे को सक आउट कर लेंगे। तो हम बैंक्स को बोलेंगे, हम कौन है, हम आरबीआई हैं, हम बैंक्स को बोलेंगे कि बैंक्स जो आप रिजर्व 10% पे मेंटेन कर रहे थे ना, उसको 20% कर लो। अब क्या होगा, जो रिजर्व है 100 रुपए में से 20 रुपए तो अपने पास बैंक्स को खुद मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि आरबीआई के पास भेजने पड़ेंगे। सिर्फ 80 रुपए वो दे सकते हैं लोन्स के रूप में। तो क्या हुआ, मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का परसेंटेज, ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रही हूँ 10% 20%, ये किस चीज का परसेंटेज है? ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का परसेंटेज है। कहाँ पर इसका प्रोविजन दिया हुआ है? आरबीआई एक्ट में। इंपॉर्टेंट है ये, आरबीआई एक्ट सेक्शन 42 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, वहां पर ये बताया हुआ है इसके प्रोविजंस। इंटरेस्ट क्या यहाँ पर अर्न होता है? नहीं, कैश के ऊपर क्या इंटरेस्ट आप अर्न कर लोगे? सो देयर इज नो इंटरेस्ट अर्न बाय द बैंक्स ऑन दिस। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्या मतलब है? अगर मैं 10 रुपए मेंटेन कर रही हूँ, या 10 रुपए में कैश रिजर्व जो है आरबीआई के पास भेज रही हूँ, अगर इसको मैंने डिक्रीज कर दिया, 5 कर दिया, तो मेरे पास अब 95 रुपीज है जो मैं लोन के रूप में दे सकती हूँ। दैट मीन्स मोर मनी गेट इंड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, यानी कि ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी, लोन सस्ते होंगे, लोग स्पेंडिंग ज्यादा कर पाएंगे, सेविंग ज्यादा कर पाएंगे, बोरोविंग ज्यादा कर पाएंगे। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की अगर मैं बात करूं, अब आपने एक तिजोरी लेनी है, ठीक है, आप बैंक हो, आपने एक तिजोरी ली और उस तिजोरी पर लिख दिया आरबीआई का नाम। तिजोरी कहाँ पर है? तिजोरी आपके पास ही है, ठीक है, बैंक में ही है ये तिजोरी, और आरबीआई का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। क्या क्या डलेगा इसमें? इसमें कैश डलेगा, गोल्ड डलेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डलेंगे या बॉन्ड्स डलेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 फॉर्म्स में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन हो सकता है, यानी कि इस तिजोरी में इन 3 फॉर्म्स में आप जो है अपने एसेट्स रख सकते हो, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शेड्यूल्ड बैंक्स में खुद के पास ये रखा होता है, यानी कि जो बैंक्स हैं उनको अपने पास रखना होता है, जस्ट विद द टैग ऑफ आरबीआई। खुद से वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन रख अपने पास सकते हैं। स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, इन सबको अपने पास मेंटेन करना होता है ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। पर्पस क्या है? सॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स। अगेन पर्पस देखो मोर और लेस सेम ही है, वर्ड्स जो भी हम यूज करें मतलब वही है कि बैंक्स के पास अपना खुद का पैसा रखा है, जब ज़रूरत हो, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली आरबीआई इसका इस्तेमाल करता है इस चीज़ को कंट्रोल करने में कि पैसा ज़्यादा मनी सप्लाई इंड्यूस होगा या नहीं। 40% ऑफ टोटल डिमांड एंड लाइबिलिटीज अप टू 40% ये जा सकता है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रेट्स जो है रिफ्लेक्ट होते हैं, सीआरआर एंड एसएलआर के, कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, तो अप टू 40% ये जा सकता है। और सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसकी बात जो है वो करी गई है, इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या इसके ऊपर बैंक्स कोई इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं? यस। इसके ऊपर, इस तिजोरी के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन इस तिजोरी के अंदर जो ये रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अर्न हो सकता है, और वो बैंक्स का होता है। इन्फ्लेशन को अगेन बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओगे, अगर इसे कम कर दोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। ये मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है सीआरआर की तरह। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। CRR is maintained by scheduled banks with themselves in the form of cash. Absolutely true. RBI in the form of cash या gold. Government in the form of
सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज कुछ नहीं है, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये लाइन गलत है। बाकी इसमें करेक्ट आंसर क्या है, देखो सीआरआर की बात हो रही है, क्या ये खुद के पास पड़ा रहता है? नहीं, खुद के पास नहीं पड़ा रहता, ये आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश पड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। SLR इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, SLR किस फॉर्म में मेंटेन होता है? कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन सी। और इसके साथ ही हमने ये जो टूल्स हैं इसमें से एक एस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझ लिया। हेलो दोस्तों, जैब ऑन द गो सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जेआईबी एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो थ्रू दिस सीरीज ऑफ वीडियोस ऑफ जैब ऑन द गो सीरीज हम ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो आप बहुत ही कम टाइम 15-20 मिनट में फटाफट से कंप्लीट कर सके, बट दे हैव वेरी हाई वेटेज एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। सो इस वीडियो में जीडीपी कंप्यूटेशन इसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड ऑन द गो आल्सो मींस कि जब आप को थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, लाइक व्हेन यू आर हैविंग अ ब्रेक या फिर आप कहीं जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे में 15-20 मिनट आपको बीच में मिल रहे हैं, तो यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड कंप्लीट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू कंफर्टेबली जो है एबल टू डू दैट। इस वीडियो में आई एंड आईएफएस जो आपका पहला पेपर है, इसका जीडीपी कंप्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड हाउ डीपली वी नीड टू गो थ्रू दिस टॉपिक, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ये सारा कुछ एक प्रॉपर पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कोलेट करके आपके लिए डाउनलोडेबल फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू व्हाई शुड आई वॉच दिस वीडियो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया है जेआईबी अक्टूबर 2023 के पेपर में, तो इसमें आया है which among the following is not one of the components of calculation of GDP by income approach। इनकम अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट जब करते हैं जीडीपी, तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं बनता, ठीक है, तो वो पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड टू आंसर देम यू शुड नो दिस टॉपिक, है ना। तो फटाफट से पढ़ते हैं एंड देन वी विल अगेन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। अब जीडीपी का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब क्या है? टोटल। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? इंडिया का जो लैंड एरिया है उसके अंदर। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन कितना किया जा रहा है, उसका सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इट इंडिकेट समथिंग कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जीडीपी को हम एक्चुअली तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि किसी भी इकोनॉमी का अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, तो किसी भी इकोनॉमी में क्या तीन मेन एक्टिविटीज है? एक तो हो जाता है प्रोडक्शन, राइट, देन द अदर वन इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड वन इज कंजम्पशन, राइट। तो ये तीन स्टेजेस पे हम जो इकोनॉमिक मनी का फ्लो है उसको ये तीन स्टेजेस पे असेस कर सकते हैं एंड द मनी का फ्लो जो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इन ऑल ऑफ दीज थ्री स्टेजेस। जब प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्शन के टाइम पर जो है गुड्स बनने के बाद जो उसका वैल्यू है, राइट, फाइनल वैल्यू है, फाइनल गुड्स का वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग ऐड करके वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है गुड्स का वो वैल्यू, एज वेल एज जब कंजम्पशन किया जा रहा है, ठीक है, कंजम्पशन है ये, नॉट कंप्यूटेशन, कंजम्पशन किया जा रहा है, तो ऐसे केस में जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कि ये गुड्स मुझे दे दो, तो पैसा देते हैं ना, तो वो जो पैसा इट इज सेम, राइट। तीनों स्टेजेस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन के स्टेज पे तीनों स्टेजेस पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे एंड देयर आर थ्री मेथड्स, दैट इज व्हाई एज फार एज दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज कंसर्न। तो पहला मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड इसे कहते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो विल सी व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। तो सबसे पहला इस मेथड को प्रोडक्शन या प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। तो अगर हमें चाहिए कि अभी मुझे शुगर बनाना है, ठीक है, आई वांट टू मेक शुगर, तो ऐसे केस में व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? फर्स्टली आपको शुगर केन गन्ना जो है ग्रो करना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट एंड टूल्स आपको चाहिए, फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए, लैंड एरिया सब कुछ चाहिए होगा। अब ये इससे आप फिर वो जो शुगर है उसे बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आप जो लैंड एरिया है उसमें ये सारे
जो शुगर है, शुगर केन है, उसे ग्रो करेंगे। ओके, तो अब लेट अस से 100 रुपीज में सारे रॉ मटेरियल्स एंड एवरीथिंग आपने एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ शुगर केन को ग्रो करने के लिए खर्च किए। अब नेक्स्ट शुगर केन हमने ग्रो कर लिया, राइट। ग्रो करते समय यू नीड सम पीपल जो आपको हेल्प करे, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, 50 रुपीज एक्स्ट्रा आपको शायद पे करना पड़े, सो दैट लेबर हो वो ग्रो करेगा, फिर उसे काट के जो है हार्वेस्ट होने के बाद उसको काट के रख देंगे, इजंट इट। अब काट के होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज, इसका फिर जूस बनता है, इजंट इट। जूस बनने पे 50 रुपीज और उसको जो है गन्ने का जूस वगैरह निकालने में करना पड़ता होगा, एंड देन फाइनल स्टेज इसकी है शुगर बन गया तो 50 रुपीज और। तो ईच स्टेज में यू आर सीइंग कि देयर इज सम वैल्यू दैट इज गेटिंग एडेड, इजंट इट। वैल्यू एडेड कैसे हमें दिख रहा है, उसका कॉस्ट जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो इफ वी ऐड ऑल ऑफ दिस वैल्यू एडेड कंप्लीटली, फाइनली अगर हम ऐड करेंगे तो इस पर्टिकुलर शुगर का फाइनल कॉस्ट हमें पता चल जाएगा, इजंट इट। 100 रुपीज इनिशियल स्टेज पे, फिर 50 50 50 150, तो 250 रुपीज जो है उस यूनिट ऑफ शुगर का वैल्यू रहेगा। तो 250 रुपीज जब हम इस पे खर्च कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली पेइंग फॉर ऑल ऑफ द वैल्यू एडेड ओवर हियर। तो ईच स्टेज पे वैल्यू एडेड को अगर हम ऐड करते हैं, टोटल टोटल वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में टोटल को हम ग्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड विच इज समथिंग बट जीवीए कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर शुगर। ये तो सिर्फ शुगर की बात की मैंने, ऐसे ही सारे जो सब्सटेंसेस है, सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके एन नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका ग्रॉस वैल्यू एडेड हम ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग द टोटल इनकम। इन पे इनकम कितना होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट पता चल रहा है तो इन पे इनकम कितना होने वाला है वो पता चलेगा। तो दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स, इजंट इट। ये पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड है, इसे हम इनकम मेथड कहते हैं, कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जो इनकम हो रहा है, दैट इज नथिंग बट, आप सिंपली देख लीजिए, अगर एक फैमिली है, इसमें 4 लोग कमा रहे हैं, एक का कमाई 10,000 है, दूसरे का 10,000 है, तीसरे का 5,000 है, चौथे का 5,000 है, तो हाउ मच विल बी द इनकम ऑफ दिस फैमिली, 10 10 और ये 10 30,000, इजंट इट। ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। तो इनकम ऑफ एंटायर कंट्री कैसे आएगा, इंडिविजुअल जो उसमें एंटिटीज है उनका इनकम ऐड कर दो, दैट इज व्हाट इज इनकम मेथड, इजंट इट। सिंपल। तो किसी भी इकोनॉमी में देयर इज कंसिडर्ड टू बी 4 एजेंट्स होते हैं। पहला हाउस होल्ड्स, जो पीपल हैं, आप और मैं जैसे घर बार जिनका है, तो दे आर कॉल्ड द हाउस होल्ड। द अदर वन आर द फर्म्स या कंपनीज होते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, गवर्नमेंट जो एंटिटीज है वो सब होते हैं। एंड चौथा एक्सटर्नल सेक्टर कहा जाता है, यानी कि फॉरेन एंटिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं ऑफ एनी इकोनॉमी। तो इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे, इन सभी का इनकम अगर ऐड कर देंगे, दैट विल बी द इनकम ऑफ द एंटायर नेशन, नेशनल इनकम कह सकते हैं ना। 4 एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी इन्हें माना जाता है। अब फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स का इनकम अगर हम देखें तो यहाँ पर मेनली जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक लेबर है वो घर से आता है, राइट। तो वेज उसे फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। वैसे ही जो कैपिटल है, यानी कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा लगा था काफी सारे, तो लोन लिया गया तो उस पे इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज अ पेमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। देन थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो यहाँ पर सीईओ है उनका भी तो कुछ इनकम होना चाहिए, राइट। हेड जिन्होंने ये पूरा दिमाग लगाया तो उनका जो इनकम है दैट इज द प्रॉफिट। एंड फोर्थ वन इज द लैंड, जो लैंड एरिया पे ये एस्टेब्लिश्ड है उस के लिए भी तो थोड़ा पैसा खर्च करना होगा, तो उस पर रेंट जो है पे किया जाता है। तो इस तरीके से इनकम हम देख रहे हैं हाउस होल्ड एंड फैक्टर पेमेंट को। तो क्या क्या इनकम है, डब्ल्यू वेज, इंटरेस्ट आई, प्रॉफिट पी, रेंट आर। तो डब्ल्यू प्लस आई प्लस P plus R. So we can just add the income of everyone. Firms and households, self-employed income people. ये तो firms, households, companies का income हो गया। अब कई लोग self-employed होते हैं, यानी कि मेरा खुद का business है, तो that is called self-employed income. अब इसके अलावा we have the government income also, the government का है foreign income, ठीक है। तो ये सब ऐड करेंगे, WIPR ऐड किया national income कैलकुलेट करने के लिए। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि खुद के लिए आप अगर कुछ कंज्यूम करने के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका भी जो इनकम है ऐड करना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिफरेंट जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है
उनका जो स्टॉक वैल्यू है, यानी कि दैट इज देयर इनकम प्लस डिविडेंड जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइक आरबीआई गिव्स सम डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो एक तरह से इनकम ही है, isn't it? डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड हो रहा है तो वो भी गवर्नमेंट का इनकम है, एंड मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का और भी अलग अलग तरीके से इनकम आता है, तो दैट नाउ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके फैमिलीज इंडिया से बाहर रहते हैं, ओके, लाइक सम फॉरेनर्स होंगे जो इंडिया में रह रहे हैं बट देयर फैमिलीज आर आउटसाइड, सो दे विल सेंड ऑल द इनकम टू देम। बट कई सारे ऐसे पीपल है, लाइक आपका कोई रिश्तेदार कतार में, लेट्स से, तो ही विल बी सेंडिंग इनकम बैक टू इंडिया, इजंट इट? तो लेट्स से 100 रुपीज बाहर जा रहा है, 200 रुपीज इंडिया में आ रहा है, तो नेट कितना इनकम आ रहा है? दैट इज कॉल्ड द नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। तो ये फैक्ट्रीज और डिफरेंट एरियाज में काम करके, डिफरेंट यूनिट्स में काम करके फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, ठीक है। तो उसे हम NFIA कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे कितना है? लेट्स से दिस इज द नेट फैक्टर इनकम, 100 बाहर जा रहा है, 200 आ रहा है, 200 में से 100 माइनस कर दो तो 100 रुपीज इज द नेट फैक्टर इनकम। तो वट एवर इज गोइंग आउट माइनस वट एवर इज कमिंग, वट एवर इज कमिंग इन माइनस वट एवर इज गोइंग आउट, ये हम करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया कैलकुलेट करने के लिए, एंड सारा कुछ ऐड करके आपको नेशनल इनकम या जीडीपी का वैल्यू इनकम मेथड के थ्रू पता चल जाएगा, ओके। तो दैट इज द इनकम मेथड। नाउ कमिंग टू द थर्ड method, that is called the expenditure method. Now the केस इज वेरी इजी। चार जो एजेंट्स है इकोनॉमी में उनके बारे में मैंने आपको बताया, व्हाट आर दोस एजेंट्स? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। चार एजेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट्स, ये चारों कितना पैसा खर्च कर रहे हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे देन यू विल बी गेटिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, इजंट इट? एक्सपेंडिचर मेथड। तो हाउस होल्ड्स किस तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन फूड, हाउस होल्ड, मेडिकल, रेंट एक्सेट्रा उन पे। और जो फर्म्स है, कंपनीज है, वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे उन्हें इनकम जनरेट होगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, machinery factory, new mine, software, goods, services, but financial services like savings वगैरह पे अगर invest कर रहे हैं तो that is not something which is the income, investment income of these people. इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तीन चीजें ऐड करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सैलरीज, वेपन्स, आप सभी को सैलरीज जो बैंकर्स उनको मिलते हैं गवर्नमेंट बैंक्स में, तो यस दैट इज देयर। एंड कोई ट्रांसफर पेमेंट जो है वो फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे सोशल सिक्योरिटी या स्कीम्स के लिए पैसा वगैरह दिया जाता है, तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फाइनली एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि इंडिया से बाहर जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दोज आर द या गुड्स वगैरह भेजे जा रहे हैं, उस पे पेमेंट आता है। तो एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से इंडिकेट करेंगे, एक्स इज द पॉजिटिव वन जिसपे पेमेंट आ रहा है इंडिया पे, एक्सपोर्ट्स पे। एंड जो हम इम्पोर्ट करते हैं, लाइक सामान काफी सारा इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं, तो उस पे हम पेमेंट करते हैं, बाहर जाता है पैसा, तो उसको हम एम से इंडिकेट करेंगे। तो एक्स माइनस एम इज अ नेक्स्ट वन टू बी एडेड। सो इससे आपका जीडीपी आ जाएगा। एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम, ये करेंगे तो विल बी गेटिंग द जीडीपी का वैल्यू, ठीक है। और जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि पर हेड इनकम अगर आपको कैलकुलेट करना है, कि कई बार हमें कई नेता कहते हैं कि आपको आपके अकाउंट में इतने पैसे होंगे, तो दैट इज पर हेड इनकम, ठीक है। तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी इसे कहा जाता है, तो जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ कंट्री जिसका 10,000 रुपीज जीडीपी है, 1000 लोग यहाँ पे रहते हैं, तो पर हेड इनकम कितना होगा? 10,000 by 1,000, which is 10 rupees per head per person income. So like that, after calculating GDP, you can calculate the GDP per capita by this formula. ठीक है? So these are the things. That is the expenditure method, and this is your homework question. ठीक है? अब try to answer this. Which among the following is not one of the components of calculation of GDP by income approach? Compensation of employees, जो employees को salaries दिए जाते हैं, property income, production taxes and depreciation on कैपिटल एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन, इसमें से कौन सा इनकम अप्रोच, इनकम ऐड करके जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसका पार्ट नहीं? प्लीज लेट मी नो द आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, तो आई होप विल बी एबल टू आंसर। ओके, नाउ ये क्वेश्चन पिछले जो वीडियो है उसमें पूछा गया था, सीपीआई डब्ल्यूपीआई कौन से फ्रीक्वेंसी से रिलीज किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, मंथली। Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I am Nisha Dhillon, and this is Chap on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. So आज हम करने वाले हैं यूनियन बजट एंड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके मॉड्यूल बी का ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है
लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द सी मॉड्यूल। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में से डेफिसिट के क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 90% और उससे ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि एग्जाम में डेफिसिट का एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगर वो नहीं पूछा जाता तो यूनियन बजट में से क्वेश्चन आना ही है। ऑल्दो हम इस लेक्चर में, मैं पहले ही बताना चाहती हूँ, पूरा चैप्टर कवर नहीं कर रहे, लेकिन यूनियन बजट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उनको हम अच्छे से समझेंगे, उनकी बाइफरकेशन क्या होती है वो समझेंगे, और साथ ही हम डेफिसिट के सारे कॉन्सेप्ट जो है चारों के चारों वो पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट। सो व्हाट इज यूनियन बजट? यूनियन बजट होता क्या है? देखो, जैसे हमारी सैलरी आती है और हम उसी टाइम सारा कुछ असर्टेन कर लेते हैं कि कैसे कैसे इस मंथ को हम चलाने वाले हैं, मंथली एक्सपेंसेस हमारे क्या होने वाले हैं, हमारे घर का अगर रेंट जा रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, पेट्रोल का फ्यूल का खर्चा जा रहा है, गाड़ी मेंटेन करने का खर्चा जा रहा है, स्कूल की फीस जा रही है, जो भी सर्टेन खर्चे, और जो भी वो खर्चे जो हम प्लान हमने नहीं किए लेकिन आगे आ सकते हैं, तो बफर हमेशा रखना है, इन्वेस्टमेंट हमेशा रखनी है। ये एक तरीका है बजटिंग का जो कि हम एज इंडिविजुअल्स यूज करते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी बजटिंग करती है, एंड दैट इज डन थ्रू यूनियन बजट, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी इनकम जो उनको टैक्सेस और अलग अलग जगहों से हुई है, उसको फाइनली वो कैसे यूज करने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में वो पैसा जाएगा, और कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ को चैनलाइज किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड यूनियन बजट। इट इज द एनुअल बजट ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी। प्रेजेंट करते हैं इसको फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब अभी इस टाइम पे कौन है? निर्मला सीतारमन। सो इट इज डन ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे मैम ये तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को आता है, फर्स्ट फेब को आता है बजट, है ना? तो अब फर्स्ट फेब को आने लगा है, इससे पहले 2016 से पहले तक जो है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में आता था। आज की डेट में फर्स्ट फेब को आपका बजट आता है, और उसको अप्लाई करना होता है न्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर से, दैट इज 1 अप्रैल। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो आफ्टर 2017 एक और मेजर चेंज आया है, रेल बजट जो है अब वो मर्ज कर दिया गया है यूनियन बजट में। पहले देवर टू सेपरेट बजट्स, रेल बजट सेपरेटली आता था, लेकिन अब उसको यूनियन बजट का ही पार्ट बना दिया गया है। तो ये कुछ डेट्स है जो आप याद रख सकते हो। अब आ जाती है बात कि यूनियन बजट होता क्या है ना? तो हमने डेफिनेशन तो समझ ली कि क्या होता है। बजट है ना, गवर्नमेंट का बजट है। बजट में क्या होता है? बेसिक यही होता है कि भाई आपको पैसा आया कितना है और आपने खर्च कितना करना है। तो यहाँ पर बात होती है रिसीट्स की, दैट इज मनी इनफ्लो कितना हुआ है अलग अलग चैनल से, गवर्नमेंट के पास कितना कितना पैसा आया है, और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे वो उसे खर्च करने वाले हैं। ठीक है, खर्च ऐसे लिखते ना, हाँ, खर्च करने वाले हैं। या सो इनफ्लो एंड आउटफ्लोज के बारे में ये होता है, रिसीट्स आर द इनफ्लोज, एक्सपेंडिचर इज द आउटफ्लो। रिसीट्स दो तरीके की हो सकती हैं, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल। अब रेवेन्यू और कैपिटल का मैं आपको डिफरेंस समझा दूं। मैंने मेरे पास एक गाड़ी है पुरानी, मैंने वो बेच दी। अब इस गाड़ी से जो मुझे पैसा आया है, क्या वो मेरा कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू? इट इज माई कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल ही हुआ है, मैंने अपना बड़ा एसेट बेचा है और उससे मुझे रेंट जो है, अपना जो पैसा जो है वो रिसीव हुआ है। तो ये मेरी कैपिटल रिसीट है। वंस या ट्वाइस, मतलब ये रेकरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर महीने मैं ऐसा करती हूँ, है ना? तो ये मेरी कैपिटल रिसीट होगी। यही चीज अगर मैं काम ही करती हूँ, अगर मैं गाड़ियों की डीलर हूँ, मैं सेकेंड हैंड गाड़ियों की सेल एंड परचेज में हूँ, अब अगर मैं गाड़ी बेचकर पैसा कमा रही हूँ, तो ये क्या है? दिस इज माई रेवेन्यू, समथिंग दैट इज डन ऑन रेकरेंट बेसिस, जो बार बार किया जाए और एसेट्स एज सच इन्वॉल्व ना हो, वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व हो। अगर आप एक गाड़ियों के डीलर हो तो गाड़ियां आपकी एसेट नहीं है ना? गाड़ियां आपकी मतलब कैपिटल एसेट नहीं है। गाड़ियां क्या है? गाड़ियां सिर्फ आपकी एक मटेरियल है जिसको बेचकर खरीद कर आप पैसा कमाते हो। यही अगर आप किसी और चीज का काम कर रहे हो तो गाड़ी आपका एक एसेट है, कैपिटल एसेट है। उसको जब आपने बेचा तो जो रिसीव हुआ दैट इज योर कैपिटल रिसीट। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के केस में वो रिसीव वो रिसीट्स जो कि गवर्नमेंट को आनी ही है, ये रेगुलर ही है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, टैक्स से रिलेटेड भी हो सकती है, नॉन टैक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स हो गया, और आपके जीएसटी हो गया, है ना? अलग अलग तरीके के टैक्स जो कि गवर्नमेंट को मिलने ही हैं, दे आर द टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो कि टैक्स वाली इनकम नहीं है,
मान लो गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उससे रेवेन्यू हर महीने उनके पास आ रहा है। किसी कंपनी में अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग थी कोई कंपनी, ठीक है, या कोई इंडस्ट्री, तो उस केस में जो रिसीट्स हो रही हैं, रेवेन्यू वो है, लेकिन वो टैक्स के माध्यम से नहीं है। तो रेवेन्यू जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। कैपिटल की अगर मैं बात करूं, बड़े लेवल पर आने वाली इनकम्स जो कि रेकरेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, लेकिन आई है इस साल, है ना, इस बजट में उनको रिसीव हुआ है। तो इसमें नॉन डेट हो सकती हैं और डेट हो सकती हैं। डेट मतलब गवर्नमेंट ने कर्ज उठाया कहीं से, आरबीआई से पैसा उठा लिया, फॉरेन के किसी बैंक से पैसा उठा लिया, या फिर वर्ल्ड बैंक से मदद मांग ली, या फिर आपकी जो ये है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनसे कुछ उधार ले लिया। इस केस में बड़े लेवल का पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, लेकिन वो हमने कर्ज के माध्यम से उठाया है गवर्नमेंट ने। सो दैट इज कॉल्ड डेट, कैपिटल डेट, ठीक है। और ये भी एक तरह की रिसीव है, या एक तरह की रिसीट है। यही अगर नॉन डेट की बात करूं कि कर्ज नहीं लिया, पैसा आया लेकिन कर्ज नहीं लिया, तो ये कैसे हो सकता है? मान लो रेलवेज है, रेलवेज बेच दी गवर्नमेंट ने, पैसा आएगा ना। आपको पता होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, राइट? वो बनाकर कहीं कुछ बेच दी, या उनका कोई ट्रेडमार्क या कोई टेक्निकल नो हाउ बेच दिया, मतलब बी इट एनीथिंग जहां पर कर्ज नहीं लिया लेकिन बड़े लेवल पर कुछ बेचा है। तो गवर्नमेंट की गाड़ी, जैसे हमारे एग्जांपल में हमारी गाड़ी हम बेच रहे थे, जबकि हम गाड़ियों में डील नहीं करते थे, उसको हमने कैपिटल रिसीट का। उसी प्रकार से कोई ऐसा एसेट या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपनी बेच दे वंस, जो है वंस इन अ टाइमलाइन, दैट इज कॉल्ड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, या क्या क्या आइटम्स इसमें एडेड होती हैं, वो पहले कुछ वीडियोस में मैंने बात कर रखी है, और वो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है ना, तो वो इस टाइम पे कवर करना जरूरी मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास किताब है मैकमिलन की, वहां से आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल आइटम्स क्या क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया। एक्सपेंडिचर, खर्चा, खर्चे भी दो तरीके तरीके के हो सकते हैं। एक तो मुझे पता है कि मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, मुझे पता है कि मेरे घर का रेंट जाना है, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में इतना फ्यूल डलना है, तो ये तो प्लान है, इसमें तो मैं प्लान कर सकती हूँ। सिमिलरली गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे खर्चे हैं, तो गवर्नमेंट को पता है कि यार डिफेंस पर्सनल की सैलरी जानी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी जानी है ना, या लेट्स से कोई स्कीम है, कोई सब्सिडी है, इसमें इतना पैसा जाना ही है। लेकिन नॉन प्लान्ड खर्चे भी आ जाते हैं, जो कि रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं और कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं। तो वो नॉन प्लान्ड वाले अलग हो जाते हैं एक्सपेंडिचर में, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर अलग हो जाता है। तो एक खर्चा जो कि प्लान्ड है वो है रेवेन्यू, कैपिटल, और डिफेंस में ही यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डिफेंस की सैलरीज, है ना, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज। बट एट द सेम टाइम अगर मान लो कोई पॉलिटिकल हमें खतरा हो, है ना, लेट्स से पाकिस्तान बॉर्डर पे लग रहा है कि टेंशन आर हाई और अब कोई खतरे वाली सिचुएशन लग रही है, उस केस में देयर विल बी अ नॉन प्लान डिफेंस एक्सपेंडिचर एज वेल, कि ड्रोन्स एकदम से ज्यादा हमें इंपोर्ट कराने पड़ गए, है ना, सर्विलेंस के लिए, या ऐसा कुछ। तो उस केस में डिफेंस के टैग के अंदर ही देयर विल बी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एज वेल। अब वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, वो एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर, या जो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर, ठीक है। वो हम अभी नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू नेचर का है, हर बार होता है, या मतलब हर बार नॉन प्लान्ड इस तरह का खर्चा आ जाता है, या कैपिटल एक ही बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ हमने करी है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड इन द यूनियन बजट, ठीक है। तो इसमें बाइफिकेशन याद रखेंगे आप, रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, और रेवेन्यू है तो टैक्स और नॉन टैक्स, कैपिटल है तो नॉन डेट एंड डेट। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास टैक्स रेवेन्यू आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया, कैपिटल नॉन डेट आ गया, डेट कैपिटल आ गया, इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? बड़ी सिंपल सी बात है, रिसीट्स मिलेंगी, है ना। यही अगर इनको इनको नॉन प्लान और प्लान सभी तरह के एक्सपेंडिचर को ऐड कर लिया तो क्या होगा? सारे के सारा खर्चा मिलेगा, ठीक है। अब सही सिनेरियो में क्या होना चाहिए? एक अच्छा सिनेरियो आप क्या बोलोगे? सैलरी है आपकी 1 लाख, खर्चे हैं आपके 60,000। आइडियल तो यही है ना, तो आप बोलोगे ठीक है भाई 40,000 बच गए, ये मेरी सेविंग। लेकिन अब अगर ऐसा हो गया कि सैलरी तो है आपकी 1 लाख, लेकिन खर्चे हो गए 1,60,000, अब क्या करोगे? तो अब ये 60,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट नेगेटिव में चला गया है, जो कि अब आपको कुछ ना कुछ करके मैनेज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। गवर्नमेंट के जब खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि उनकी रिसीट्स उसको संभालने के लिए इनफ ना हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डेफिसिट।
और ये हमारे पास 4 तरीके के डेफिसिट्स होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसीट्स है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ये दो जो है वो बढ़ गए और ये रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो कम रह गई। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू डेफिसिट। सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की बात यहाँ पर हो रही है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? जब रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, इसमें से हम माइनस कर देते हैं ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कोई ऐसा ग्रांट जो कि कैपिटल एसेट की क्रिएशन के लिए गया हो, उसको हम माइनस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देन यू हैव योर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल जितना भी खर्चा यहाँ पर हुआ है, ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ गया और टोटल रिसीट्स कम रह गई। तो जो 60,000 है यहाँ पर एग्जाम्पल, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। इसमें बोरोविंग्स इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें बोरोविंग्स इंक्लूड नहीं करी जाती। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है जहां पर फिस्कल डेफिसिट, ये वाला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कोई कर्ज आपने लिया था उसकी इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोरोइंग्स हटा दी और यहाँ पे बोरोइंग से रिलेटेड खर्चा हमने हटा दिया, ठीक है जी। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। क्वेश्चन इनमें से आता ही है, लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था। सो रेवेन्यू डेफिसिट, नॉर्मल अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। इफेक्टिव रेवेन्यू में ग्रांट्स हटा देंगे कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए जो भी हमने दिए हैं एज ए गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, लेकिन बोरोविंग से हमें नफरत है, बोरोविंग हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पर बोरोविंग्स से होने वाली पेमेंट, जो इंटरेस्ट पेमेंट हम देते हैं लोन्स के ऊपर, गवर्नमेंट जो देती है लोन्स के ऊपर, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। सो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर हट जाएगी। दैट विल बी योर प्राइमरी डेफिसिट। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया है। क्वेश्चंस फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। Which of the following correctly defines revenue deficit? Excess of capital expenditure over capital receipts? Nahi. Excess of revenue expenditure over revenue receipts? Absolutely yes. So here the answer will be option B. एग्जाम में लेकिन ऐसे एकदम से टिक नहीं कर देना, एग्जाम में आपने पढ़ना जरूर है। ये बाकी का जो भी दिया हुआ है एक बार उसको गो थ्रू जरूर करना है। प्राइमरी डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाय फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यस, फर्स्ट इज राइट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट हम निकालते हैं और उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हम माइनस कर देते हैं। याद रखने का तरीका मैंने आपको बढ़िया बता ही दिया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है सारे के सारे एक्सपेंडिचर माइनस सारे के सारे रेवेन्यूज, और उसमें से हमने बोरोविंग्स हटा देनी है। प्राइमरी डेफिसिट में बोरोविंग्स से रिलेटेड जो खर्चा होता है, इंटरेस्ट पेमेंट होती है, वो हटा देनी है। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, सो ए वुड बी योर प्राइमरी डेफिसिट। So now that you have covered the most important topics of the module, तो अब हम बात करेंगे उन कोर्सेज की जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में वीडियो की बात किया था। एंड लेट्स सी कि कैसे आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो और अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि विच कोर्स सूट्स यू द बेस्ट। तो आपको edutap.in पर जाना है और वहां पर कोर्सेज में आपके पास ऑप्शन आएगा जैब कोर्सेज का, राइट। यू हैव टू क्लिक दिस और थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने हो जाएंगे। इसमें आपको सुपर क्रैश कोर्स बैच 1 दिखेगा और ये सुपर क्रैश कोर्स जो है ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप बहुत लिमिटेड टाइम में, बहुत कम टाइम डिनोट करके सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना चाहते हो। तो लाइव क्लासेस के थ्रू 2.5 आवर्स की क्लासेस रहेंगी और हर एक कंपोनेंट को 6 डेज सिर्फ हम यहाँ पर 6 क्लासेस डिनोट करेंगे। तो 6 क्लासेस के थ्रू 2.5 आवर्स की वी विल बी कंप्लीटिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एक कंपोनेंट के हैं, और हर एक कंपोनेंट के लिए 6 डेज यहाँ पर दिए जाएंगे, राइट। सो टोटल 60 आवर्स में ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। इसके साथ आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे कॉन्सेप्ट नोट्स, तो आप अपनी कन्वीनियंस पे इनको डाउनलोड करके रख सकते हो। जब आपको टाइम हो यू कैन गो थ्रू देम एंड रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट। फिर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। आपको ट्रेंड समझ में आएगा पुराने क्वेश्चंस का, और क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व है तो साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। साथ के साथ जैसे जैसे आप कोई चैप्टर मॉड्यूल कवर कर रहे हो, आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देकर अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकते हो और बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपेयर कर सकते हो। तो ये एक ऑल इंक्लूसिव कोर्स होने वाला है। इसकी शेड्यूल या डिटेल्स
जो भी सुपर क्रैश कोर्स है उसकी डिटेल्स या और किसी भी कोर्स की डिटेल्स आपको देखनी है, शेड्यूल देखना है, उससे रिलेटेड एफएक्यूज चेकआउट करने हैं, तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको सब कुछ डिटेल में यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल, जब भी आप ये वीडियो आप तक पहुँचती है, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल, जो भी यहाँ पर कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे यूज़ करके यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 80%। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो काफ़ी मतलब कम टाइम है, मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है ना? आपको लगता है कि नहीं इतने कम टाइम में पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या आप 2 एंड हाफ आवर्स सो इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आप नहीं डिनोट कर सकते, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लाइव क्रैश कोर्स। नाउ दिस इज़ अ लिटिल लेंथियर कोर्स, और लेंथियर भी जस्ट इन द टर्म्स कि यहाँ पर लाइव क्लासेस जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 15 लाइव क्लासेस के थ्रू हम एक कंपोनेंट को कवर करेंगे, सो ओवरऑल 60 लाइव क्लासेस विल बी देयर। 2 आवर्स एक क्लास की ड्यूरेशन रहेगी, पर कंपोनेंट 15 क्लासेस जो हैं आपकी होंगी। इसमें अगेन आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ब्रोशर है अगेन यहाँ पर डिटेल्स के लिए, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप यहाँ पर भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है कि आपने कॉन्सेप्चुअली यू हैव अंडरस्टूड, है ना, ग्रास्पिंग हो चुकी है आपकी, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत एग्जॉस्टिवली पढ़ना है, आपको अभी से ही स्टार्ट करना है अपने फर्दर जो अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए, है ना, या फिर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर करना चाहते हो, तो मास्टर कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, कि अगर आपको इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट की तैयारी करनी है, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो, और आपके लिए आपके सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। एक फीचर और मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स हैं वो तो आप क्लास में लाइव सेशंस में क्लियर कर सकते हो, उसके अलावा स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट, कोई टाइम टेबल से रिलेटेड डाउट, और आपके मन में कोई आशंका है, आपको लगता है कि यू नीड सम गाइडेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेंटोर टॉक सेशंस जो हैं वो कंडक्ट होते हैं एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एट 3 PM। तो उसमें यू कैन गेट कनेक्टेड टू योर मेंटोर्स, और कोई भी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट है, कोई भी डाउट है, आप वहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको इन सभी कोर्सेज में मिलेंगे, एंड यू कैन चेक आउट, एंड इन केस यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। So that is all. I wish you all the very best. Thank you.